आज के हमारे चीफ गेस्ट जो कल वरिष्ठ वैज्ञानिक आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी, उनको पुनः आमंत्रित करता हूं कि कल का जो विषय रह गया था, हमारे किसान भाइयों के कुछ सवाल रह गए थे और कुछ चर्चाएं शेष रह गई थी। समय अधिक हो गया था, जिस कारण कल की चीफ जो हमारी जैविक खेती की परिचर्चा चल रही थी, उसको हमने बीच में रोका था कि हम यह शेष भाग आज करेंगे। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ आदरणीय रघुवीर सिंह रावत जी को, वो आए और आज अपनी चर्चा जारी रखें। आदरणीय रघुवीर सिंह जी, और हम सब प्राणायाम करते रहें और सुनते रहें। जी। ओम। मैं भी जुड़ा हूँ। क्या कहते हैं, कल आज वो हैं चक्रवर्ती जी हैं। चक्रवर्ती जी अभी नहीं है। अभी नहीं है, 7 बजे जुड़ेंगे शायद। हाँ। हाँ, तो कल बात हुई थी, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है उसी संदर्भ में। तो और कुछ हमारा मैं हम कल एक किसान का सवाल था कि हमने जी हमें जैविक वर्मी कंपोस्ट, जो हम वर्मी कंपोस्ट खाद बेड में बनाते हैं, वो जी। हम कैसे, हमें सबसे पहले क्या डालना पड़ेगा, फिर कैसे क्या डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ये पूछ रहे थे कल। तो मैं चाहूंगा कि आप वर्मी कंपोस्ट बनाने की विधि बताएं। गोबर कैसे कब डालना है, मिट्टी उसमें क्या क्या और क्या क्या सामान डालना है। आ, वर्मी कंपोस्ट बनाना एक काफी पुरानी, मतलब मुझे तो लगता है लगभग सभी लोग जानते होंगे। आजकल हमारी सरकार द्वारा भी प्रमोट किया जा रहा है। जो आदर्श तरीका है वो है कि लेकिन बेड का जो चौड़ाई 2 ढाई फुट 2.5 फुट रखा जाता है। और सिंपल सा वो है कि जो जमीन आप यूज कर रहे हैं जहाँ पे वर्मी कंपोस्ट, वैसे तो खर्चा करो तो आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं, लेकिन वो यूजलेस है मेरे हिसाब से। मेरी तो उसमें लंबाई कुछ भी हो सकती है बेड की, लेकिन चौड़ाई 2.5 से 3 फीट, ज्यादा से ज्यादा 3 फीट, 2.5 फीट रखते हैं वैसे। और उसमें सिंपल सा हम जो तरीके तो बहुत है। आजकल मैंने कहा था ना कल की, वो एक टब जैसा प्लास्टिक का आया है, बनाया है किसी कंपनी ने, और वो शायद सप्लाई हो रहा है डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इसको देते हैं। ये 2 ढाई फुट गहरा, और इतना ही लगभग 3 फुट चौड़ा है। और इसमें फिर आप गोबर डालते हैं, और वो आ, उसको फिर उसमें केचुआ डालते हैं, उसमें नीचे से एक छेद भी है, उसको खोल के आप बर्मी वाश निकाल सकते हैं। ऐसा मैंने देखा, कई लोग कहते हैं ये बर्मी वाश। तो वो दूसरा सिंपल मेथड ये है कि आप ईंट लो और सीधे से रख दो, एक से एक जोड़ के लंबाई में। और 2.5 फीट का एरिया बीच में छोड़ो, नीचे एक पॉलिथीन बिछा दो, काली पॉलिथीन, या सस्ती बिल्कुल, मेरे ख्याल से 60 70 100 रुपये, 100 रुपये की पॉलिथीन पतली सी, ताकि वो नीचे जमीन के अंदर रह जाए खींचे। और उसमें जो भी आप थोड़ा आ, 10 20 दिन, 10 10 15 दिन पुराना गोबर, जो कि आप एक जगह ढेर कर रहे हैं, उसको उठा के इसमें सीधा रख दो। और उसकी ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 फीट
1.5 फीट होती है, वैसे 2 फीट जो ढेर लगेगी उसके अंदर लगेगी, वो ईंटों के अंदर। लंबाई कुछ भी हो सकती है, चौड़ाई 2.5। और उसको ऊपर से एक जो जूट की बोरी होती है लंबी सी, वो उससे हम ढक देते हैं और उसमें केंचुए डाल देते हैं। केंचुए एक बेड में 10 फीट बाई 2.5 फीट की बेड में 1 किलो 1.5 किलो केंचुआ, 1 किलो केंचुआ होता है। बहुत तेजी से बढ़ते हैं और इसको ये अपने आप अंदर घुस जाते हैं। और फिर इसको बोरी टाट बोलते हैं, जिसको हम जूट की बोरी है उससे ढक लो और उसमें मॉइस्चर बनाए रखना है अगर गर्मियों के दिन है। अदरवाइज आजकल तो वैसे भी मॉइस्चर बना रहता है। फिर एक बेड से दूसरी बेड जोड़ सकते हैं, तीसरी बेड जोड़ सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो ये वो महीने में जो पहले जब शुरुआत होती है तो हर 2 महीने में, 2 महीने में बिल्कुल केंचुए फैल जाते हैं। सिर्फ बहुत ज़्यादा ठंड है तो तब उस दौरान केंचुओं का जो है मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। अदरवाइज हमेशा बहुत तेजी से केंचुए फैलते हैं। 2 तरह से केंचुए फैलते हैं। एक तो ये टूटते हैं बीच में, आपने देखा होगा बीच में एक गांठ जैसी होती है। केंचुए वेजिटेटिव भी टूटते हैं, मतलब एक के दो बन जाते हैं। और ये प्रक्रिया अ, हर महीने होती रहती है। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कि कितने दिन में होता है। और दूसरा ये अंडे देते हैं। ये अंडे, इनका इतने देने का टाइम है बसंत ऋतु। तो लगभग फरवरी, लास्ट फरवरी में ये अंडे देते हैं काफी मात्रा में। उस समय अंडे दिखाई देंगे। तो उन अंडों से भी बच्चे निकलते हैं। तो ये जब आपके पास प्रचुर मात्रा में केंचुए हो जाते हैं तो फिर तो हर महीने ये बेड में कम वो बनती है। एक दफे इसको पलटा भी जाता है, थोड़ा सा बाहर का अंदर करते हैं अ, ताकि जो अ, जो जो गोबर उन्होंने इसको वर्मी कंपोस्ट में नहीं बदला है उसको वो अ, अ, फिर से उस पे काम करें। क्योंकि केंचुए की एक टेंडेंसी होती है, जिस चीज को वो एक दफे खा के अ, उसको खा के आप मल द्वार से निकालते हैं तो उसको दोबारा नहीं वो खाते हैं। तो उनको हर समय फ्रेश चाहिए। जब ये जो फ्रेश गोबर या जो ताजा गोबर या जब ये नया गोबर उसमें नहीं है तो तब ये इनको भूखा रहना पड़ता है। तो और ये धीरे धीरे कमजोर हो जाते हैं और समाप्त भी हो सकते हैं। तो केंचुओं के लिए मतलब रेगुलर खाना चाहिए। और खाना क्या है, बायो जो ऑर्गेनिक मैटर वो भी थोड़ा मतलब सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट ऑर्गेनिक मैटर। ऐसा केंचुए तो हर जगह होते हैं, लेकिन वो इतना एकदम लकड़ी और इस तरह की चीजें नहीं खा सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मिलाया जा सकता है बायोमास, लेकिन बायोमास को भी एकदम नहीं खाते हैं। वो धीरे धीरे उसको थोड़ा सड़ा हुआ कोई चीज है जो बिल्कुल सॉफ्ट है उसी को खाते हैं। अ, हम अगर केवल पत्तियां दे उनको और बहुत ज्यादा कंपोस्ट तो 50-50% भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो डिकम्पोज नहीं हुई, वो सूखी पत्तियां या ये चीजें, तो तब तक वो उसको खाते नहीं है। उसको इंजेस्ट मतलब अपने अंदर नहीं कर पाते हैं। तो ये ध्यान देना जरूरी है कि हमारा जो मटेरियल है जिसका हम वर्मी कंपोस्ट बनाना चाहते हैं उसमें ज्यादा हार्ड चीजें ना हो, अनडिकम्पोज चीजें ना हो, सॉफ्ट चीजें हों। उसी को ये एसिनाफिटेटा जिसकी बात हम कर रहे हैं केंचुए की, तो वो करता है। दूसरे जो कुछ लोगों ने प्रयोग किए हैं, दूसरे तरह के केंचुए जो कि जमीन में होते हैं उनको भी कल्टीवेट करने की कोशिश की है। लेकिन वो भाग जाते हैं ऐसी स्थिति में, जैसा मैंने बताया। और
क्योंकि उनको दूसरे ढंग से मेरे हिसाब से मैंने प्रयोग तो नहीं किया है, लेकिन क्योंकि ये जो ज़मीन में रहने वाले केंचुए हैं, ये मिट्टी को ज़्यादा पसंद करते हैं और ये थोड़ा उन चीज़ों को भी खा सकते हैं जो थोड़ा हार्ड हैं। तो इन केंचुओं को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए मुझे लगता है कि गहरी चीज़ कम से कम कोई टब जैसा गहरा होना चाहिए जिसमें काफ़ी मात्रा में थोड़ा-सा मिट्टी भी हमें डालनी पड़ेगी 30-30% फिर उसको फिर उसको रे उसको मतलब उत्पादन करना पड़ेगा। केंचुओं के बहुत सारे दुश्मन भी होते हैं। जैसे छिपकली हो गई और कई लोग कई चिड़िया भी इसको खाती हैं और कभी-कभी चींटियाँ भी इस पे लग जाती हैं। अ, कई लोगों ने बताया कि इसमें जो गिलहरी है वो भी नुकसान पहुँचाती है। मतलब बहुत सारी लोगों ने बोला है कि ऐसे ये इसको खाने वाले जीव होते हैं। इससे बचाने के लिए भी उसके चारों तरफ थोड़ा-सा प्रोटेक्शन होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गर्मी में जब होती है तो उसको डेली 2 टाइम उसमें से पानी फुहारे से डालना चाहिए ताकि उसका मॉइस्चर उसमें एक मॉइस्चर बना रहता है कि वह तभी मरता है या तो उसके पास खाना नहीं है या फिर मॉइस्चर खत्म हो गया है उसमें या मॉइस्चर बहुत कम हो गया तभी वो समाप्त होता है। ये काफ़ी करोड़ों अरबों रुपए खर्च किए हमारी भारत सरकार ने इन केंचुआ खाद बनाने में इसको बहुत महत्व दिया गया। अ, और आपने देखा होगा कि वर्मी कंपोस्ट बाज़ार में भी बिक रही है, अभी भी बिक रही है। और इसमें ये जो अ, सर्टिफ़िकेशन की बात हम कर रहे थे तो इसको एज़ ए फर्टिलाइज़र माना जाता है। ये एनपीओपी में जो नॉर्म एक दिन परसों श्री आदरणीय भुवनेश्वर जी कह रहे थे जो या पीजीएस में इसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब तो नहीं किया गया है कि केंचुआ खाद कैसी है। डिस्क्राइब लेकिन जो सर्टिफ़िकेशन जो अमेरिकन सर्टिफ़िकेशन है, ऑर्गेनिक सर्टिफ़िकेशन उसमें इसको अलाउड नहीं करते हैं। एक विशेष रेस्ट्रिक्टेड है ये, मैंने कहा था एक टर्म होता है उसमें रेस्ट्रिक्टेड मतलब इसको अ, प्रोसेस या वो विशिष्ट कंडीशन में ही अप्लाइड करते हैं और उसका सीधा-सा माप ये है कि इसका जो सीएन रेशियो मतलब कार्बन और नाइट्रोजन का जो रेशियो होना चाहिए उस कंपोस्ट का आप लोग शायद जानते होंगे कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 1:10 होता है नॉर्मल चीज़ों का 1:20 होता है 1:30 होता है 1:40 होता है जैसे जैसे पदार्थ हार्ड होता जाता है वैसा उसका सीएन रेशियो बढ़ जाता है। इसमें केंचुआ कौन सा डालना चाहिए सर? केंचुआ जैसे आपने कहा मिट्टी वाले के जो मिट्टी के अंदर केंचुए होते हैं वो भाग जाते हैं, वो मिट्टी खाने की आदत होती है, तो इसमें नहीं सबसे नॉर्मली एसिना फेटेडा ही कल्टीवेट होता है। एसिना फेटेडा जो ऑलरेडी है सबके पास ही है लगभग। कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं कि जो हमारा अ, देसी केंचुआ भी कल्टीवेट हो तो उसमें भी एक वैरायटी है जो आपको गोबर में मिल जाएगी। वो छोटे साइज का होता है, रेड कलर का होता है। जो बड़ा केंचुआ जो आजकल दिखता है ना वो कल्टीवेट नहीं होता है वैसे। इसमें भी वही वैरायटी हमें ढूँढनी पड़ती है जो
बायोजेनिक हो। तो मैंने कहा था ना, एक सॉइल फीडर होता है, एक बायो फीडर होता है। तो सॉइल खाने वाला कल्टीवेट करना बड़ा मुश्किल है, मर जाता है धीरे धीरे। लेकिन बायो फीडर जो ऑर्गेनिक मैटर खाता है, तो वही उसको अपने समय कई लोगों ने देसी केंचुआ भी मिक्स किए हैं और पाल रहे हैं, लेकिन उसका थोड़ा प्रोडक्शन कम है। जो ये केंचुआ साइंटिफिकली ढूंढा गया है, विदेश बाहर से आया है, और इसका उत्पादन क्षमता अच्छी है इसको कन्वर्ट करने की ना। तो ये केचुए तो कहीं से भी मिल जाते हैं। अब तो ये बिजनेस बन गया है, कई लोग बेचते हैं, है ना। और इसको डालने के बाद मेरा कहना ये है, मैं थोड़ा सा इसमें अलग राय रखता हूँ। पहले तो वर्मी कंपोस्ट अच्छा है। वर्मी कंपोस्ट मतलब अगर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करनी है, थोड़ा बहुत फास्फोरस पोटाश उसमें गोबर की खाद से ज्यादा होता है। आ, बहुत ज्यादा तो नहीं होता, लेकिन काफी नाइट्रोजन काफी होता है उसमें। जब वर्मी कंपोस्ट बनती है तो उसका सीएन रेशियो मतलब कार्बन और नाइट्रोजन रेशियो 1:20 करीब होता है। जो कि एनपी एनओपी में जो सर्टिफिकेशन में अलाउड है कि 1:20 जब होता है तब इसको देना चाहिए पौधे को। लेकिन ये धीरे धीरे जब मतलब जैसा है धीरे धीरे इसका कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कम होता जाता है। तो 1:20 से 1:10 हो जाता है, 1:5 हो जाता है। मतलब मिनरलाइजेशन इसमें नाइट्रोजन का होता है। मिनरलाइजेशन मतलब कि नाइट्रोजन बढ़ता जाता है इसमें धीरे 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 तेजी से। तो ये जब ये 1:10 हो जाता है, इसका मतलब काफी इसमें नाइट्रोजन है। तो ऐसा जो वर्मी कंपोस्ट जैसे ही जैसे पुराना होता जाता है ना, उसका नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन होता है, तो और वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। बहुत पुराना हो गया तो फिर तो वो खराब भी हो जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर उसको प्रोटेक्शन में रखें तो वो फिर एकदम यूरिया की तरह काम करता है। आप उसको यूज करेंगे तो आपको दूसरे तीसरे दिन पौधे में ग्रीनरी दिखेगी, अच्छा, और एकदम पौधे द्वारा अवेलेबल फॉर्म में उसको नाइट्रोजन मिलता है पौधे को। तो इसलिए वर्मी कंपोस्ट को यूएसए में जो 1:5 1:10 रेशियो में जो वर्मी कंपोस्ट है, अगर सीएन रेशियो है तो उसको अलाउड नहीं करते हैं। वो कहते हैं ये तो फिर यूरिया ही हुआ, फटाक से पौधा ले लेता है। इसलिए इसको और जी, तो इसको जो है धीरे जो ऑर्गेनिक का जो रूल है उसमें ये है कि न्यूट्रिएंट तो सब है जमीन में, लेकिन जो हम जैविक खेती करते हैं, जो ऑर्गेनिक और जो देसी बीज का प्रयोग करते हैं, हाइब्रिड का नहीं करते हैं अलाउड, उसमें तो अलाउड नहीं है। अभी शायद एनपीओपी में अलाउड है। इस पे भी थोड़ा बात अधिकतर करेंगे। छोटे किसान अधिकतर छोटे किसान गांव का ग्रामीण जो है सिर्फ जो है वर्मी कंपोस्ट बनाकर ही उपयोग कर सकता है, कि चाहे वो गड्ढे में बनाता है या बर्मी बेड पे बनाता है। वो आज वही ज्यादा प्रयोग कर रहा है अधिकतर। जो साधारण किसान है, देखो छोटे छोटे ऐसा है ना, किसान है। मेरा कहना ये है कि केंचुआ उत्पादन यूनिट आप एक बनाइए, क्योंकि एक तो इसमें थोड़ा खर्चा करना, मेंटेन करना किसान के लिए, किसान काफी बिजी होता है। तो मेरा तो कहना ये है कि एक बेड या दो बेड छोटी छोटी 2.5 बाई 5-6 फीट या 10 फीट की कहीं पे बना दो, थोड़ा सा उसके लिए शेड बना दो, या कहीं बरामदा है, कहीं पे कोई गौशाला का छत है उसके नीचे बना दो। कोई भी जगह है जहाँ पे इसके ऊपर से बरसात में पानी से बचाए जा सके, और जो कीड़े मकोड़े हैं जिन जो खा लेते हैं इसको, तो उससे बचाया जा सके। इतनी व्यवस्था एक किसान के पास होनी चाहिए। मतलब बड़े, अब उसके पास माना 8-10 एकड़ जमीन है, तो वर्मी कंपोस्ट अगर उस हिसाब से बनाएगा तो उसको कम से कम 15-20 बेड लगानी पड़ेगी, तब वो एक अच्छा उत्पादन लेगा। तो उस उतनी जरूरत नहीं है। तो वो जो केंचुआ उत्पादन यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ, 2 बेड होनी चाहिए। दो इसलिए होनी चाहिए, बिल्कुल जो मैंने मेथड बताया, सीधे ईंट लगा दो, ईंट बीच में एक लाइन बना दो ईंट की, और फिर दूसरी बना दो, और फिर उसमें अपना मटेरियल डाल दो, और उसमें केंचुआ उत्पादन करो, सीधी सी बात है।
ये केंचुआ बहुत तेजी से फैलता है। आपका उसमें 1 किलो केंचुआ तो तीसरे तीसरे महीने 3-4 किलो 5 किलो हो जाता है, 6 किलो हो जाता है। इसको फिर उठा के आप जहाँ आपकी खाद पड़ती है गौशाला की वहां डाल सकते हैं। वहां पर सिर्फ एक चीज ध्यान रख सकते हैं कि अ, जो ढेर हो वो बहुत ऊंचा ना हो, 2.5 फीट से ऊंचा ना हो, तो अदरवाइज ये केंचुए सतह पर आ जाते हैं। अंदर नीचे की चीज़ों को डिकम्पोज़ नहीं कर सकते हैं, वो जाते नहीं हैं वहाँ, तो उनको भी एक थिकनेस जो ज़्यादातर 1.5 से 2 फीट दायरे में उसको फैलाएँ, ऐसे गड्ढे में गहरा, बहुत गहरा 3 फीट से नीचे अगर गड्ढा है और उसमें वो गोबर डालें, तो फिर केंचुए उतनी बहुत नीचे भी नहीं जाते हैं ये जो एसिनाफिटिडा है। तो इसको फिर हम यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। आप उसको कहीं पे ऑर्गेनिक मैटर है, थोड़ा-थोड़ा सड़ा है, वहाँ भी थोड़ा डाल सकते हैं। कई आप उसको एज़ ए जैसे हम बोलते हैं ना अ, क्या कहते हैं उसको कहीं भी मतलब डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको गोबर में डालेंगे, जहाँ आप गोबर गाय गौशाला से गोबर उसके ऊपर डालेंगे, तो ये कुछ मिट्टी में भी जा सकते हैं और बरसात में या भाग सकते हैं। तो इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे पास केंचुआ उत्पादन यूनिट है, फिर हम थोड़ा-सा देखते हैं कि यार ये कम हो रहे हैं, इधर-उधर भाग गए, तो फिर से डाल दिया। तो उनको आदर्श कंडीशन जब तक मिलती रहेगी, वो वहाँ काम करते रहेंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास जो गौशाला का गोबर वो भी क्या कहते हैं डिकम्पोज़ हो जाता है, वो भी डिकम्पोज़ यार वो उसकी भी वर्मी कंपोस्ट बन जाती है काफ़ी मात्रा में, जो कि तुरंत काम करता है। लेकिन मैं कल जैसे कह रहा था कि आदर्श खाद तो वही है जो जिसमें कि अ अ, जो बायोमास 50% मिला हो और गोबर हो तो वो ज़्यादा अगर बने वैसे तो जो अगर फार्म वेस्ट के साथ तो वो बनाना चाहिए। केंचुए खाद से बढ़िया अगर हम तत्वों के हिसाब से लें तो वो खाद ज़्यादा बढ़िया मानी जाती है। केंचुआ खाद में नाइट्रोजन, थोड़ा फॉस्फेट, पोटाश अच्छी मात्रा में होता है, बाकी और ये थोड़ा अवेलेबल फॉर्म में होता है और इसको मतलब ये एकदम पौधे को लगता भी है। इस वजह से कहीं-कहीं इस पे थोड़ा विवाद है कि ये फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है फटाफट तो ये भी मतलब थोड़ा रिसर्च और इसमें हुई है, ये भी देखा गया है जहाँ क्या कहते हैं केंचुआ खाद डाली गई थी फसलों में रेगुलर और टोटली केंचुआ खाद पे ही फसल ली गई। उसमें भी जो मैं कल कह रहा था कि उसका जब एनालिसिस किया गया प्रोडक्ट का तो उसमें ये देखा गया कि अ, हेवी मेटल्स जो मिनरल्स हैं तत्व हैं जैसे जिंक, कॉपर, आयरन इनकी कमी वहाँ भी देखी गई। तो इसलिए इसमें मतलब कोई भी चीज़ काफ़ी रिसर्च के बाद इस पे डिसीज़न होता है कि यार ये इससे क्यों उपयोग करना चाहिए, क्यों उपयोग नहीं करना चाहिए। तो बहुत तेज़ी से ये लेता है पौधा इसको और तेज़ी से ग्रोथ करता है। जैसे कि एक फर्टिलाइज़र की तरह। तो इसलिए इसमें भी वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो हेवी मेटल्स हैं, जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है, जो मिनरल्स हैं, वो नहीं ले पाता है पौधा क्योंकि जब पौधा की प्रक्रिया तेज़ी से मेन तत्वों की एनपीके लेने की बन जाती है, तो वो दूसरे तत्व उस नहीं वो इंजेस्ट अंदर कर पाता है अपने में और वो प्रक्रिया थोड़ा बाधित हो जाती है, जो प्राकृतिक प्रक्रिया जो हम प्राकृतिक खेती की प्रक्रिया करते हैं, नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम कह रहे हैं। तो ये थोड़ा इश्यूज़ हैं, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से तो बेस्ट उपयोग जो वर्मी कंपोस्ट का है, वो है वर्मीवाश। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, जो मैं कल बता रहा था और आपके पास 2 बेड होनी चाहिए। उसमें
वर्मी कंपोस्ट उसमें आप केंचुआ उत्पादन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उस केंचुए का फिर आप कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा आपको डिकम्पोज करना है वहां डाल दो, वहां थोड़ा सा आजकल सिर्फ गर्मियां छोड़ के बाकी उसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे दो, वहां भी ये बढ़ते रहते हैं और वहां डिकम्पोज करते रहते हैं। लेकिन इसका मेन उपयोग है बर्मीवास बनाने के लिए। अगर एक आप कमर्शियल खेती कर रहे हैं, स्पेशली वेजिटेबल्स कर रहे हैं, तो बहुत ही उपयोगी है बर्मी वास। और बर्मी वास कुछ नहीं है, केंचुए का बॉडी वास है। इस बॉडी वास को कलेक्ट किया जाता है, एक मेथड है इसका, थोड़ा ड्रिल है, इसको किस तरह से आ, बनाया जाता है। मैं मेरे ख्याल से तो काफी लोग जानते होंगे। अगर आजकल तो नेट पे भी मिल जाएगा बर्मी वास कैसे बनाते हैं। इसको बनाने का भी एक तरीका है जो फॉलो होना चाहिए, इसको स्टोर करने का भी एक तरीका है जो फॉलो होना चाहिए। बर्मी वास मैंने देखा मार्केट में भी आ गया है, ये बेचा जा रहा है। हमारे एक किसान है विजय विश्वकर्मा, उन्होंने तो इसको डॉक्टर साहब, पुणे में। आदरणीय रावत जी, यही दिक्कत है। हम किसान से बाजार की जब बात करते हैं, और जो बाजार वाले जो भाव होते हैं, देखा है, हमने सुना है। मुझसे एक व्यक्ति कह रहा था कि भैया अभी जैविक खेती की बहुत ज्यादा प्रचार हो गया है, ऐसा करिए तालाब की माटी का एक 10-20 ट्राली उठवा लीजिए और उसमें जो है अपन खाद बना के और बेच देंगे। ये स्थिति है बाजार की। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि किसान बाजार पे आधारित ना रहे, वो वही जो गाय पाले और गाय के गोबर से, गौमूत्र से वो क्या कर सकता है अपनी जैविक खेती में, ये नहीं हमारा नहीं, निवेदन है। बाजार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बाजार पे आधारित नहीं, बाजार में बेच रहे हैं किसान, मतलब ऐसे थोड़ा किसान है जो बर्मीवास बेच रहे हैं। किनको? जो लोग जैसे शहरों में रहते हैं, उनके पास गमले में वो खेती करते हैं, अपने आसपास थोड़ा बहुत जो उनके पास जगह होती है वहां पे खेती करते हैं। वो डिमांड एक है क्रिएट होती है छोटे छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। तो वो इससे विजय विश्वकर्मा जी क्या कर रहे हैं, अपने फार्म पे बर्मीवास बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो है ही उनके पास। वर्मी कंपोस्ट से जो केंचुए, जो मैंने मेथड कल बताया था कि 2-2.5 किलो केंचुए चाहिए होते हैं उसमें, और उसका फिर बॉडी वाश निकाला जाता है। इसको ये पैक कर रहे हैं 5 लीटर के डब्बों में, बकायदा लेबलिंग उसमें है। मैं फोटो उन्होंने भेजा था, ब्रांडिंग कर रखी है। और ये उसको पुणे में इनका लड़का रहता है, तो ये रहते तो यवतमाल में है, लेकिन वहां से पुणे भेज रहे हैं। पुणे में ये अच्छा बिक रहा है। और उन्होंने बताया कि इस साल तो ज्यादा नहीं, अभी 50-60 हजार का बिजनेस हुआ है, लेकिन हम मेरा अनुमान है कि 3 लाख सालाना जो है ये बर्मी वास और बर्मी कंपोस्ट भी बेच रहे हो, पैकेट बनाएंगे बर्मी कंपोस्ट। तो ये हमारा ऐसा एस्टिमेट है कि लगभग 3 लाख का जो है टर्नओवर, मतलब बिक्री हो जाएगी इसकी सालाना। तो ये बर्मीवास जो वो गलती कर रहे थे, मेरी बात तो नहीं हुई उसके बाद उनसे। उन्होंने जो डब्बा यूज किया है वो ट्रांसपेरेंट है तो प्लास्टिक का जैसे, ठीक, हाँ, और ट्रांसपेरेंट है। बर्मीवास के लिए बहुत जरूरी है कि आपका डब्बा ट्रांसल्यूसेंट हो, मतलब उसके अंदर प्रकाश नहीं जाना चाहिए, उसमें ऐसे पारदर्शी नहीं होना चाहिए। प्रकाश की किरणों से इसका रिएक्शन हो जाता है और ये चेंज हो जाता है, इसकी क्वालिटी घट जाती है। तो ये चीजें कुछ ध्यान रखने वाली चीजें हैं। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं करीब, बर्मीवास को 2 महीने तक लगभग, बहुत ज्यादा इसको रखना नहीं चाहिए, 2 महीने 3 महीने तक इसको स्टोर किया जा सकता है डब्बों में। और इसका स्प्रे बहुत ही लाभदायक इसके रिजल्ट हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। ये जो आजकल लोग बहुत सारे ग्रोथ हार्मोन और ये चीजें मांगते हैं कि कैसा पौधा फटाते को, हर आदमी चाहता है कि मेरी खेती अच्छी हो, अच्छा उत्पादन हो। ये तो नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है।
मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे को सारे फल मिले, बहुत अच्छा उत्पादन हो, बहुत अच्छा रेट मिले। तो ये सब्जी जो उगाते हैं, सब्जी मेरे हिसाब से टॉप मोस्ट प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर में। अगर सब्जी की खेती सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल मानी जाती है अगर तरीके से करो तो। सब्जी में हमें ग्रोथ चाहिए होती है, कीड़ों से बचाव चाहिए होता है, उसमें प्रोडक्शन अच्छा चाहिए होता है, उसमें बीमारियों से बचाने का होता है। तो अगर आप वर्मी घास का रेगुलर एक शेड्यूल्ड स्प्रे करें 10-12 दिन, 15 दिन में, तो 10 आपकी सब्जी को मतलब ऐसा देखा गया है बिल्कुल कुछ की भी ज़रूरत नहीं है, ना कोई कीड़ा लगेगा कभी, ना कोई ग्रोथ प्रमोटर देने की ज़रूरत है। आपने जो ज़मीन में डाला हुआ है वो काफ़ी है और इसी पे आप अपनी सब्जी ले सकते हैं। तो ये बहुत उपयोगी चीज़ है इसका। और उस बर्मी वास बनाने के लिए आपको केंचुए की ज़रूरत पड़ेगी, 2 किलो हर महीने। 1 डब्बे में जिसमें आप बर्मी वास फ़िल्टर बना के उसमें आप बर्मी वास बनाते हैं, वो उसकी जो साइकिल है वो 1 महीने की होती है। मैं उसको थोड़ा डिटेल करूँ? हेलो? जी, बर्मी बास हाँ, का प्रयोग करने पर अन्य किसी भी प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है, आपका ऐसा बिल्कुल, कहना बिल्कुल है? मैं ऐसा कह रहा हूँ कि बिल्कुल सब्जियों में देखा गया है, बिल्कुल सब बहुत किसानों ने उपयोग में हमारे जानने वालों ने किया है। उन्होंने कहा फिर जी वो कोई जी अ जी ओम अ जी। सर, ये जो 2 किलो केंचुआ रहेंगे जिनका हम बर्मी बास में उपयोग करेंगे, बाद में क्या ये मर जाएंगे या सरवाइव हुँ, करेंगे? ज़्यादातर मर जाएँगे क्योंकि जी वो तो हम उसमें जो अब थोड़ा-सा इसमें ये है कि मैंने कहा एक एक ड्रम हो 50-60 लीटर का, जो कि लगभग अ, पौना मीटर, आधा मीटर, पौन मीटर वाला 2 फुट, 2.5 फुट ऊँचा होता है। हम्म, जी वो चौड़े मुँह का जो वो नीले ड्रम आप बाज़ार में भी दिखते हैं। हम्म, उसका ढक्कन तो अलग कर देना है। जी उसमें हम एक फ़िल्टर बनाते हैं, नीचे एक टोंटी लगा देते हैं। हम्म, बढ़िया टोंटी तो प्लास्टिक की, वो उसकी नहीं होनी चाहिए, फिट हो जाती है वो 2 ढाई 3 इंच बेसमेंट से। अब तो नल जैसे लगा दो वो कोई। हाँ, हाँ, वो जानते हैं आप ना, पर मेरा जो मेन चीज़ है इसमें, जो वो केंचुए डालते हैं ना जब हम गोबर के साथ, थोड़ा 2-4 दिन पुराना गोबर, जी उसमें 2-3-4 किलो गोबर डाला और 2 किलो केंचुए डाले, तो वो तो उसको चट कर जाएँगे फटाफट। हम्म, केंचुए हम वो काफ़ी तेज़ी से खाते हैं। फिर उसकी जो प्रक्रिया है वो ये है कि हम उसको 20 दिन तक कुछ नहीं करते हैं। 20 दिन तक उसको खाने देते हैं, बढ़ने देते हैं, उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर बनाए रखते हैं। 20वें दिन हम क्या करते हैं उसके ऊपर से एक बर्तन लटका देते हैं और उसमें टप-टप टपक विधि से वो उसमें गिरता है और 5 लीटर पर डे हम उससे बर्मी वास निकालते हैं नीचे से। सुबह हमने पानी भरा उसमें घड़े में या जो डब्बे में ऊपर और शाम को हमको नीचे से निकालना है और उसको किसी अंधेरे जगह पे रखना कितना है। कितना पानी रखना पड़ेगा उसमें? देखो उसको धीरे-धीरे निकालते हैं फिर। हम उसको नहीं, पन उसको 5 लीटर 50 लीटर का जो ड्रम है उसमें 5 लीटर निकलना चाहिए पर डे कम से कम। तो हमें ऊपर से लगभग 5 लीटर ही पानी डालना पड़ेगा। हाँ, 5 लीटर का होता है। उसमें नीचे से सुतली लगाते हैं छेद करके और हाँ उससे धीरे-धीरे उसके ऊपर पानी पड़ता है, वो धीरे-धीरे रिस के नीचे जाता है, फिर वो फ़िल्टर से होते हुए फिर नीचे जमा होता है जहाँ हमने बड़े-बड़े पत्थर रखे हुए हैं और उसको जब हम शाम को टोंटी खोलेंगे तो उससे कुछ तो नीचे भर जाता है क्योंकि वो पानी भी भरा रहता है उसमें नीचे, तो वो प्योर मतलब बर्मीवास होता है। तो उसमें भी जैसे होता है ना, शुरू का एक्सट्रैक्ट जो बर्मीवास हो बढ़िया क्वालिटी का होता है, बाद-बाद का हल्का क्वालिटी का होता है। तो इसकी पहचान ये है, उसमें एक पीलापन होता है बर्मीवास जो आएगा, उसमें एक पीलापन है। जी हाँ, वो जब निकलेगा तो आप बिल्कुल साफ दिखेगा, पीला है, कलर का है। जैसे-जैसे वो अब क्योंकि वो बर्मीवास की क्वालिटी कम होती जाती है क्योंकि तो लगभग मैंने कहा 50 लीटर के ड्रम में 50 से 60 लीटर
प्योर अच्छी क्वालिटी का बर्मी वाश निकल जाता है और दो- अगले 10 दिन तक निकल सकता है। तो अगले 10 दिन तक यही प्रक्रिया है, 5 लीटर ऊपर से डालो, नीचे से कलेक्ट करो, ऊपर से पानी, तो धीरे धीरे उसका रस, अब उसमें वो मर भी जाते हैं, उसमें उनका बॉडी वॉश ऑलरेडी जमा हो गया, वो जो हमने डाला है उसमें गोबर के साथ, वो धीरे धीरे रिस के उसमें आ जाता है। यही बर्मी वॉश है। इसमें इसको जो पहले वाला जो 40-50 लीटर है, 50 लीटर करीब जितने का ड्रम है लगभग, तो उतने के लीटर तो बढ़िया क्वालिटी का होता है। उसके बाद भी हम निकालते हैं। फिर जब देखा कि भाई जैसा पानी का रंग ऊपर पानी रंगीन होता है, वो रंगीन होना शुरू हो गया तो फिर समझ लो उसमें कुछ नहीं है। फिर तो आप मतलब उसकी वो रंग फिर रंग हाँ, रंग नहीं है तो समझ लो कि तब बेकार, तब जरूरत नहीं है। तब हमें क्या करना है कि वो जो ऊपर का जो खाद है और जो केंचुए मर गए हैं, थोड़ा बहुत जिंदे भी रहते हैं उसमें, तो उसको उठा के फिर कहीं पे डाल दो, वैसी वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाल दो और फिर से नई प्रक्रिया शुरू करनी है उसमें, फिर से गोबर डालना है, फिर से फ्रेश केंचुए डालने हैं और फिर जी 20 दिन तक लगभग उसको फिर उसको रहने देना है। फिर उसके बाद वही करना है, तो अगले 10 दिन तक फिर से 5 लीटर डेली कलेक्ट करना है। अगर आपको 20 डेली कलेक्ट करना है तो 2-3 ड्रम लगा लो, तो वो 20 दिन रोटेशन में में सर आपको कितना गोबर डालना है अपन को? रोज गोबर डालना है? नहीं नहीं रोज रोज नहीं डालना है, एक दफे, 1 महीने में की साइकिल है ना, मैंने कहा 20 दिन तक हम इसको, जैसे आज डाला तो 4-5 किलो गोबर, जैसा उसका ऊपर का दायरा, मैंने कहा 1/3 पोर्शन लगभग, तो लगभग 0.25 पोर्शन, 0.25 होता है वो पोर्शन ऊपर खाली रहता है, उसमें गोबर डालते हैं और फिर 2 किलो केंचुआ डाल देते हैं, ऊपर से घास फूस रख देते हैं या कोई बोरी का जूट का रख देते हैं और इस ये उसको खाते रहते हैं अगले 20 दिन तक, 15 से 20 दिन, 20 दिन एक आइडियल वो है, 15 भी हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा। वो डिपेंड, आप देख लो कि वो बिल्कुल केंचुए अब कमजोर होने लग गए हैं। फिर उसके बाद ऊपर से एक डब्बा में आप, मैंने जैसे कहा, तो वो अगले 10 दिन तक कलेक्शन होगा। 5 लीटर ऊपर डालेंगे, नीचे से 5 लीटर कलेक्ट करेंगे, 5 लीटर ऊपर पानी डालेंगे, नीचे से 5 लीटर बर्मी वाटर, अगले 10 दिन तक कलेक्शन होगा। अगले 10 दिन तक आपको उसमें अच्छी क्वालिटी का बर्मी वाश निकलेगा। उसके बाद अगर आप उसमें लगभग मतलब 10वें दिन या 11वें 12वें दिन उसका बिल्कुल कलर पानी के जैसे होना शुरू हो जाता है, हल्का हो जाता है, फिर वो यूजलेस है, फिर उसको निकाल दो, जो भी हमने डाला था उसको फिर वर्मी कंपोस्ट यूनिट में डाल दो। फिर से नया प्रक्रिया वैसी ही शुरू करनी है, फिर उसको 20 दिन रखना है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक एक महीने की साइकिल है और अगर आपको हर दिन चाहिए बर्मी वाश तो आप 3 ड्रम लगा लो, तो हर दिन आप 5 लीटर रोटेशन में आपको मिल जाएगा। जी ओम, आप ऊपर से पानी सर बूंद बूंद डालना पड़ेगा ना सर, हाँ, ऊपर से? बूंद बूंद डालना है, बूंद बूंद बहुत जरूरी है, अरे बूंद ओम बूंद जी डालना। गलती लगा दो पंडित जी की। ऊपर एक डब्बा 5 लीटर का जो होता है ना, वो रख दो, चौड़े चौड़ा तले वाला, या कोई कुछ लोग वो भी डालते हैं, वो भी रखते हैं कोई घड़ा छोटा सा, जी तो जी जी उसको लटका दो, ठीक है, उसके ऊपर ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी ऊपर से लटकाए जा सके, और ऊपर से 4-5 उसमें सुतली छेद करके सुतली उसमें डाल दो, तो उसे टपक टपक करके 3-4-5 बूंदे ऐसे चौड़ाई में उसमें पड़नी चाहिए। तो वही मेथड है, वो एक दफे बन गया तो फिर परमानेंट है। ये फिल्टर जो है 2-3 साल तक काम करता है, फिर आपको फिर थोड़ा सा चौक होना शुरू हो जाता है, फिर आप उसको फिर से उल्टा करके फिर से भर दो, सर दोबारा बना केचुए दो। की लाइफ कितनी होती है सर, केचुए की लाइफ? केचुए की लाइफ बहुत ज्यादा नहीं होती है, ये एक एक साल से ज्यादा नहीं होती है। मैं इसमें बहुत ज्यादा मुझे जानकारी नहीं है कि एग्जैक्ट कितनी होती है, लेकिन केचुआ असल में उसकी वो शाश्वत, अगर आप बोले तो मैं कहूँगा शाश्वत होता है केचुआ, अगर उसको मर आर्टिफिशियली मर नहीं गया है। मैंने कहा ना, 2 विधि से वो मल्टीप्लाई करता है, एक तो टूटता है बीज से, मतलब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है उसका। केचुआ आपने देखा होगा 2 हो जाते हैं एक के,
तो जी एक ये विधि है, दूसरा अंडे भी देता है। तो वो तो हमेशा जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, हमेशा जिंदा हो रहा है। तो वो मरने की बात तो नहीं है। जब वो हम तभी मरता है जब उसको आदर्श कंडीशन नहीं है। तो उसकी लाइफ भी हम ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो बढ़ ही रहा है। 1 के 2 हो रहा है, 2 के 4 हो रहे, 4 के 8 हो रहे, इस तरह से हो। आपने देखा होगा केंचुए के बीच में एक गांठ जैसी होती है, जी वहां से टूटता है वो, 2 बन जाते हैं। और जी दूसरा मेथड, वो अंडे भी देता है। जी तो अंडे तो सैकड़ों की संख्या में देता है, और वो तब उन अंडों से छोटे छोटे केंचुए निकलते हैं, जो तेजी से बढ़ते हैं। उनको आदर्श कंडीशन मिल गई तो वो तेजी से बढ़ते हैं। सूखी ये पत्ती भी यूज मतलब कर सकते हैं। हाँ? सूखी पत्ती भी सर ये गोबर के बर्मी बास में यूज कर सकते हैं? नहीं। नहीं, देखो मैं ये कह रहा हूँ ना, जो सूखी पत्तियां क्रस्ट फॉर्म में है, अगर अगर पूरी की पूरी जी पत्ती है, उसका सूखी पत्ती का चूरा अगर आप उसमें मिला रहे हैं, जी अगर चूरा मिला रहे हैं, तब तो वो खा जाता है, तब कोई दिक्कत नहीं है। जी लेकिन जी वो बड़े उसमें बड़ी चीजें हैं, बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़े हैं, या उसमें बड़ी पत्तियां हैं, तो उसको नहीं खा पाता है केंचुआ ना। तो जी तो वो छोटे छोटे है, तो वो सब कुछ खा लेता है, वो चाहे डिकम्पोज हो, नॉन डिकम्पोज हो। अगर उसका साइज छोटा है तो वो सबको साफ कर जाता है केंचुआ। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें जो ये शहरों का वेस्ट निकलता है, तो वो किसी ने वो यूनिट लगाई थी। तो वो तो इतना साफ, उन्होंने थोड़ा-सा वो पॉलीथीन को भी चाट-चूट के, पॉलीथीन छोड़ देता है, पॉलीथीन को चाट के बिल्कुल ऐसे कर देता है जैसे नई पॉलीथीन हो। इस तरह भी कहीं देखा था मैंने कि वो वही चीज़ जो जैविक उसमें है, वो उसको खा लेता है, बाकी छोड़ देता है। इसका प्रयोग इस तरह से भी कुछ ने किया है। तो ये बर्मी जी घास वो किसान को सर ज़्यादा मतलब वो लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसको बेचना है, तो इस पे एक समय गवर्नमेंट ने बहुत बड़े स्तर पे इसको प्रमोट किया था। इसके लिए बैंकों को निर्देश दिया कि आप इनको लोन दो। एक हमारे किसान हैं ग्यासी अहिरवार, ललितपुर में, मैं उनके कई दफ़े गया, तो वहाँ पे उन्होंने 12 लाख का लोन लिया, फिर 5 लाख, 6 लाख का लोन और लिया, 17-18 लाख का लोन दिया केंचुआ उत्पादन यूनिट, बड़े स्तर पे। फिर जब केंचुआ खाद तैयार हो गई बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो उस समय मध्य प्रदेश में ये जैविक प्रोग्राम चल रहा था। तो वहाँ उन्होंने वो बिड, वहाँ पे वो बिड लगती है ना, क्या बोली, ये जो उसका, उसमें तब बड़ी मुश्किल से, ये काफ़ी साल पहले की बात है, 2015 से पहले की बात है। तो वो अ उसमें बड़ी जोर-जार जुगाड़ लगा के तब कुछ उसका निकला, अदरवाइज़ वो कुड़की होने वाली थी। तो ये वर्मी कंपोस्ट और केचुआ फिर वहाँ उन्होंने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को बेचा, उसमें मतलब अपना बिड डाला। ये क्या बोलते हैं, बोली लगा के जो होता है ना, उस समय उनको ज़रूरत थी तो तब बड़ी मुश्किल से निकला, अदरवाइज़ ये बहुत जगह ये फेल हुआ है। लोगों का बड़ी दिक्कतें आई हैं लार्ज स्केल पे, मतलब इसको एज़ ए एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को जो डेवलप करने की बात हुई थी, क्योंकि इतनी डिमांड है नहीं। ये तभी तक डिमांड थी जब तक गवर्नमेंट प्रोग्राम चल रहा था, और उसके सर तो बाद ये थोड़ा बहुत मार्केट में बिकने लगा, पर मार्केट में भी एक अब तो हर जगह दिख जाता है, और फिर इसकी जी क्वालिटी और भी बढ़ने। जी, सर ये गर्मियों में केंचुओं को कैसे बचाएं? गर्मियों में जब 50 टेम्परेचर हो जाता है, उस समय बहुत दिक्कत जाती है। देखो टेम्परेचर जब 50 हो जाता है तो छाया हो गया एक, दूसरा उसमें मॉइस्चर होना चाहिए। मुझे ये मतलब ये मरते नहीं है,
मरते तो नहीं है, मतलब इतना नुकसान नहीं होता, लेकिन उसका थोड़ा सा डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है उसका। अदरवाइज 50 डिग्री टेम्परेचर तो बाहर है ना, क्या कहते हैं, जो नापा जाता है तो खुली उसमें है। जहाँ पे हम रख रहे हैं तो हम एक सीड में और फिर उसमें मॉइस्चर बना के रख रहे हैं, तो उसमें कोई वो सहन कर लेते हैं इतना। तो केंचुआ बहुत ही मतलब आपका हिमालय से लेके और बहुत ठंड से लेके, अब मेरा कहने क्या मतलब है बेटा? बहुत गर्म जगह तक केंचुआ होता है। मतलब इसमें ये कोई दिक्कत नहीं होती है। जब बहुत गर्मी होती है तो जो नेचुरल हमारा केंचुआ है वो थोड़ा नीचे चला जाता है जमीन में, और नीचे चला जाता है तो 1 फीट तक ऊपर की मिट्टी गर्म होती है। तो अगर बहुत ज्यादा गर्म हो रहा तो थोड़ा और मॉइस्चर का प्रबंध कर दो, उसके ऊपर से कुछ 1 आध बोरी और डाल दो, उसको रेगुलर 2-3 बार 4 बार पानी के ऊपर से फुहारा मार दो, ताकि वो नीचे एक ठंडक बनी रहे। भाई यही प्रक्रिया है। गर्म 30-40 डिग्री टेम्परेचर तो साल में मेरे ख्याल से 1 आध महीना रहता है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आती। ओम सर, प्रणाम। जी मैंने देखा है, दो तीन बातें देखी हैं। एक तो बहुत सारे लोग अभी, जैसे आपने कहा है कि जो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन कर रहे हैं, वर्मी वाश भी कर रहे हैं। वर्मी वाश में कुछ लोग तो एकदम मॉइस्चर फॉर्म में उसे बेच रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग उसे ड्राई फॉर्म में बेचते हैं। तो इसका क्या बर्मीवास, फर्क पड़ता होगा? जी जी, नहीं नहीं नहीं, नहीं, बर्मीवास वर्मी नहीं, कंपोस्ट, बर्मी वर्मी कंपोस्ट बेच रहे। कंपोस्ट, हम्म वर्मी कंपोस्ट हम्म। और ड्राई फॉर्म में, यानी पॉलिथीन में पैक करके हाँ बेच हाँ देते हैं। ठीक है, तो वो क्या वो इसका कोई? कोई दिक्कत नहीं है। ये हाँ। नॉर्मली 3 महीने तक इसकी बढ़िया सेल्फ लाइफ है। और मैंने कहा इसमें एक ही चीज होती रहती है कि मिनरलाइजेशन रेगुलर एक प्रोसेस होती है। पहले 1:20 होता है एशियन रेशियो, वो धीरे धीरे घटता जाता है, तो नाइट्रोजन अलग होता जाता है उससे, अवेलेबल नाइट्रोजन। तो जैसे जैसे ये टाइम गुजरता जाता है, इसका जो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती जाती है इसमें। और फिर ये 1:5 तक भी आ जाता है। तो उस वर्मी कंपोस्ट को जहां भी देंगे, मतलब वो एज ए फर्टिलाइजर तो बहुत अच्छा काम करता है, इसमें कोई अ, वो नहीं है। लेकिन फिर एक लेवल के बाद अगर इसको बहुत लंबा हम रखे हुए हैं 1 साल, तो फिर ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, कुछ नहीं होता उसमें। फिर वो अच्छा, दूसरी एक बात देखने को आई है, जैसे पहाड़ी किसानों के बीच, कि उन्होंने कहा है कि जो केंचुआ है उनके यहाँ पे जो बर्मी, वो जिससे के कंपोस्ट बनाते हैं वो वाला नहीं, बल्कि जो खेत का केंचुआ है, उनके केले के पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये क्या इनसे? गलत धारणा है। ये गलत धारणा है। कई लोग बोलते हैं कि जो इसने हमारे फसल को, ऐसा कई किसान, बहुत छोटे बहुत ज्यादा नहीं ऐसे, तो लोगों को लगता है कि केंचुआ जो है नुकसान पहुंचाता है। जब अगर उनको जान, केंचुआ कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। केले के पेड़ के बीच भी आप केंचुआ डाल सकते हैं। तो ये तो केवल अ, अ, एक दिन बात हुई थी ना, वो दीमक की बात कर रहे थे। हमारे किसान कह रहे थे कि दीमक जो है बेनिफिशियल है, और दीमक का जो है कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, जब तक उसको एक दिन ऊपर यहाँ पे एक हमारे पंतनगर से थे जो, उससे उनके पास चर्चा हुई थी। इस पे भी मैं थोड़ा सा कह दूं कि मैंने थोड़ा इसमें, तब मैंने कहा यार ये इसमें कंफ्यूजन है। तो एक दो स्पेसीज तो हैं दीमक की जो थोड़ा सा फ्रेश चीजें भी खा लेती है। अदरवाइज दीमक की जो 99% जो स्पेसीज है वो सिर्फ डेड मैटर ही खाती। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ स्पेसीज आइडेंटिफाई हुई है जो जो हरी चीजें में जो पौधे भी खा लेते हैं। तो ऐसा तो है। वो स्पेसीज तो नहीं है हमारे खेत में जो दीमक नुकसान कर रही है। अ, ये ये भी एक क्वेश्चन एक दिन उठा था। और एक और है कि अधिकतर मैंने देखा है, जैसे जो केला उत्पादक किसान हैं, हम्म और या दूसरे किसान भी है जो कि वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, तो वो जो केले के पौधे हैं जिनसे फल निकल चुका होता है,
उनको भी फीड के रूप में देते हैं, तो ये कितना वो तो सहायक होगा? कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, सीधी सी बात है, ये मतलब नियम है। अगर उसको उसके टुकड़े टुकड़े करके डालेंगे, छोटे जितना सरफेस एरिया मिलेगा उसको डिकम्पोजिशन के लिए, मतलब जो हमारा जैविक पदार्थ है उसका सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा, मतलब अगर एक पत्ती है पूरी, उस पूरी पत्ती डाल रहे हैं, एक हम उसको क्रश करके डाल रहे हैं, या हम पूरा जो है आदरणीय केले पप्पिया का जी, पेड़ हम जो है म्यूट डाल कर रहे हैं, देते हैं या आपको, थोड़ा म्यूट केले रखें, के फिर पेड़ जब को आपको अपनी बात रखना है, थोड़ा आवाज आ रही है हवा की। थैंक यू जो जी सर। केले का पेड़ जो है उसको काट काट के छोटे छोटे टुकड़े करे, तो जो भी हम ऑर्गेनिक मैटर डाल रहे हैं, विदेशों में तो ऐसा है कि मशीनें लग गई है, वहां पे क्या होता है कि सीधे वो उस हॉपर में डाल देते हैं, जो भी जैविक मैटर है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े करके, एक एक इंच आधा आधा, एक एक सेंटीमीटर, दो दो सेंटीमीटर वो डाल देते हैं। हमारे यहाँ पे भी अवेलेबल है, मैंने नेट पे ढूंढा था, यहाँ पे कई कंपनियां बना रही है श्रेडर करके। तो वो क्या है, उसमें आप जो भी आपका ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी फार्म वेस्ट है, उसमें डालो, वो छोटे टुकड़े कर देते, फिर आप कंपोस्टिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना उसका कंपोस्टिंग या वर्मी कंपोस्ट में यूज किया जा सकता है। तो आप क्या कर रहे थे? हेलो। धन्यवाद सर। हाँ, तो उसको मतलब वो हाँ नहीं, जितना वही जी। वही कह रहा हूँ मैं, उसको छोटे छोटे करना जरूरी है। सभी चीज को कन्वर्ट किया जा सकता है, चाहे वर्मी कंपोस्ट में है, लेकिन बशर्ते उसके टुकड़े छोटे होने चाहिए। जबकि हम दूसरा एक महत्वपूर्ण इश्यू भी इससे ले लेके, हम बार बार कहते हैं कि मल्चिंग करना चाहिए, तो मल्चिंग कभी छोटे टुकड़े का नहीं करना चाहिए। मल्चिंग हमेशा बड़े, जितना बड़ा हो आपका जो ऑर्गेनिक जो आप यूज कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं, पत्तियां यूज कर रहे हैं, तो उसको क्रश करके कभी भी नहीं करना चाहिए, वो साबुत करना चाहिए। तो मल्चिंग के लिए ये विशेषता उसमें, अगर आप एक भूसा है जो, या भूसा जो होता है, या जो हम क्या कहते हैं, जब कोई थ्रेसिंग करते हैं, जो बारीक बन जाता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, या वेस्ट तो नहीं होता है लेकिन बारीक भूसा, इस तरह की चीजें का मल्चिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। इस तरह की चीजें हम बोलेंगे और ये बेकार है, इसको खेत में डाल दो मल्च हो जाएगा, तो ये उल्टा असर करता है खेत पे। ये उसका हवा पानी रोक ये देता है, एक लेयर बना देता है। मल्चिंग विषय बदल रहा है लेकिन बात भी बात आ रही है, तो मल्चिंग का भी मतलब एक तरीका होता है। मल्चिंग में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि एरिएशन ब्लॉक ना हो। ऐसा ना हो कि वहां एक पपड़ी बना रहे हैं, फिर तो वहां फंगस भी लगेगा, उल्टा असर पड़ेगा। और कुछ जी इसी से रिलेटेड मतलब चर्चा हम मैं लोग कोई बहुत जी जी सर, हम लोग बल्लर में ये जो मक्के के भुट्टे की पत्ती होती है उसकी मल्चिंग करते हैं। बहुत बढ़िया है। वो जितना पूरा पूरा और मतलब यूज कर रहे हैं आप, उतना बढ़िया, वो उससे पूरा कोई जो दिक्कत। भुट्टा अभी हाँ जो हाँ निकला हुआ भुट्टा रहता है वो भी यूज करते हैं। हाँ, अभी बिल्कुल ठीक। वो भी ठीक है, हम होल लोगों की पूरा जो ही भुट्टा आप यूज कर रहे हैं, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मतलब सिर्फ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एकदम चोक ना हो वो। जैसे मतलब हम कोई धान का भूसा है, जैसे अगर हम उसको कहीं पे हाँ वो 1 इंच डाल दें तो वो एकदम बंद कर देता है जमीन। जी तो जी जी ऐसे जी सर। यही ध्यान रखा जाता है मल्चिंग में। बाकी क्या कि उसमें वो फकोका की एक दिन बात हो रही थी, उसने बिल्कुल मल्चिंग पे बहुत डिटेल में बात की है कि किस तरह की मल्चिंग हो रही है। उन्होंने बिल्कुल बोला कि आपको स्ट्रॉ को, जो गेहूं का है, पूरा का पूरा यूज करो मल्चिंग के लिए, ऐसे काट के कभी मत करो। तो इसके पीछे यही कारण है कि जमीन का एरिएशन ब्लॉक ना हो, जो हवा जमीन में जा रही है वो ब्लॉक ना हो। और आपने देखा ये होगा जहाँ पत्तों पे के ब्लॉक, नीचे बहुत केचुआ होता है साहब, ये पत्ते हाँ जब बिल्कुल मल्चिंग बिल्कुल, करते हैं केचुआ केचुआ तो वहां होगा ही।
इतना मैंने केचुआ ये, पैदा होता है कि अगर आप नेचर। जीवा, हाँ जी, अगर आप क्या कहते हैं, ये तो मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये जो सुभाष पालेकर जी शुरुआती अपने लेक्चर की इससे करते हैं कि अगर कहीं जी पे आ, आ, गाय ने गोबर दिया है या खेत में गाय जाती है और उसका गोबर जब पड़ जाता है खेत में, तो उस दिन में वो सूख जाता है। तो उसको अगर आप पलटे तो उसमें आप देखेंगे छेद छेद है। तो वो जी जी केंचुए जी। नीचे से आए और उन्होंने वो खाया और फिर चले गए। तो ये गाय के गोबर में स्पेशली, वैसे तो सभी गोबर में, लेकिन गाय में गोबर में कुछ विशेष है, और जो केंचुओं को अट्रैक्ट करता है। जो जीवामृत हम बनाते हैं या लिक्विड मैन्योर हम बनाते हैं गोबर का यूज करके, उसको खाने के लिए केंचुए नीचे से आते हैं, और उसको खाने के लिए तो उसको एक तो आदर्श टेम्परेचर या मॉइस्चर मिल जाता है, दूसरा वो उनको भोजन मिलता है, वो उसको खाने के लिए ऊपर आते हैं, तो वो इसलिए मूवमेंट उनका बढ़ जाता है। मैं हमारे यहाँ पे उत्तराखंड में ये जी आजकल तो आपको बहुत सारा बर्मी कंपोस्ट कास्ट दिख जाएंगे, जगह जगह पे वो केंचुओं का मल दिख जाएगा खुली जगह पे। लेकिन सर्दियों में नहीं दिखता है। सर्दियों में वो जो जमीन में जो केंचुए होते हैं उनका कास्ट आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा स्प्रिंग में मैंने देखा है, मतलब थोड़ा एकदम ठंड नहीं है, तो फरवरी मार्च में अगर आप अपने खेत में जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं, रेगुलर जीवामृत का प्रयोग कर रहे हैं, तो आप फरवरी के बाद से वो वर्मी कास्ट देखेंगे अपने खेत। तो केंचुए फिर सर्कुलेशन में आ जाते हैं। वैसे तो ये बरसात में देते हैं ज्यादातर वर्मी कास्ट, जो उसका मल ऊपर आता है, लेकिन अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो आप देखेंगे अपने खेत में अन्य टाइम पे भी, मार्च से मई जून तक, या फिर सितंबर के बाद अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, तो प्लेन्स में तो इतना ठंड होती नहीं है, कई जगह नहीं होती है। तो जहाँ बहुत ठंडा नहीं है वहां पे ये प्रक्रिया साल भर चलती रहती है। वो बर्मी कास्ट जो है, हमेशा आपको केंचुए का प्रेजेंस अपने खेत में पता चल रहा है, वो बर्मी कास्ट की तरफ पता चलता रहेगा। और यही कारण है कि ये सक्सेस हुआ है जो जीरो बजट फार्मिंग। पहले इसकी अ, बड़ी क्रिटिसाइज हुई। इस पे मेरे पास बहुत सारे पेपर है, बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने, जिनको ये लगा कि अरे ये तो क्या कहते हैं, हमने हमारा जो है, हम तो इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने, इस तरह के भी लोग हैं, उन्होंने इसके बिल्कुल ऐसे साइंटिफिक पेपर, जो विधियां होती हैं साइंटिस्ट की, तो सब प्रूव करने की कोशिश की कि ये सब बेकार है, ये तो कुछ नहीं होता है, ये तो खाली बोलने की बातें हैं शुरू शुरू में। लेकिन ये तो मोदी गवर्नमेंट आने के बाद अ, जब उनको पद्मश्री मिला तब थोड़ा रिकॉग्निशन बढ़ा, और फिर बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा और बहुत लोग कर रहे हैं। और वो, मैं तो बोलूंगा कि ये ऑर्गेनिक, जो मॉडर्न ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती या नेचुरल खेती जिसको कह रहे हैं, उसके जनक तो यही है सुभाष पालेकर। इन्होंने मतलब एक क्रांति लाई। उसके बाद बहुत लोगों ने किया, बहुत अच्छे अच्छे प्रयोग किए, फिर बहुत उसमें सुधार हो रहे हैं, लेकिन बेसिकली इन्होंने किया है। और आप शायद उसका हिंदी रूपांतरण आया कि नहीं आया, इनकी दो तीन बुक है, दो बुक तो मेरे पास में। उसमें बहुत डिटेल में इन्होंने बात की है किस तरह से जमीन के अंदर काम होता है, कि इस तरह से हम जैविक खेती कैसे, नाइट्रोजन बढ़ता है, कैसे नाइट्रोजन कितना मिलता है, कैसे मिनरल बनते हैं। और इन्होंने उसमें अ, उन किसानों के नाम भी दिए हैं, उनके फोन नंबर भी दिए हैं, जो जिन्होंने इसकी इनकी पद्धति को शुरुआत किया, फिर
शुरू की बात है ये मैं 10 साल पहले की बात कर। अब तो काफी पॉपुलर है, अब नहीं है दिक्कत। अब तो यूट्यूब भी नहीं था तब, तो यूट्यूब अब तो सरल हो गया, लेकिन उस समय किताब के माध्यम से प्रचार किया जाता है। अब तो कोई भी चीज, आज हम भी या कोई साधारण किसान भी अपनी कोई नई विधि को पॉपुलर करना चाहता है, अगर उसने अच्छा ढूंढा है तो उसके आज बहुत सारे साधन समय नहीं थे। और बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, जो आज हम जिन पे बात करते हैं। एक मुझे उनका, अब ये विषय बदल रहा है तो मेरे ख्याल से चर्चा अच्छा लगता है। एक चीज वो बोलते हैं जब भी कि अ, अगर हम 1 क्विंटल गेहूं का अ, काट के उसको तोलें 1 क्विंटल, तो उसको 1 क्विंटल वेट है, और फिर उसको हम सुखाते हैं थ्रेसिंग से पहले, तो उसको सुखा दें एकदम, तो वो 30 किलो रह जाता है। 30-40 किलो, 30-35 किलो रह जाता है उसमें, तो उसमें से पानी उड़ जाता है। और फिर हम उसको अगर जलाएं तो वो जो राख रहेगी वो 1.5 किलो करीब रहेगी, 1-1.5 किलो। तो का कहना ये था, मतलब कि जो हमें बाहर से अपने खेत में डालने की जरूरत है वो सिर्फ 1.5% है। इसी 1 क्विंटल उत्पादन लेने के लिए 1.5% ही हमें बाहर से डालना पड़ता है। और ये मतलब इस तरह के मेथड बहुत जो इजीली समझ में आए, जो काफी कन्विंसिंग भी हैं। और उन्होंने कुछ नए कल्टीवेशन के मेथड भी दिए, तो मुझे लगता है वो किताब पढ़नी चाहिए। और वो उसमें काफी लोगों ने चेंज कर दिया है, और फिर काफी कुछ चीजों में वो मैं सहमत नहीं हूँ उनसे, जिस तरह से वो कहते हैं वर्मी कंपोस्ट बेकार है, अभी वेस्ट कंपोजर बेकार है। जब तक उस पर टेस्टिंग नहीं हुई है, आप किसी चीज को बेकार नहीं कह सकते। वेस्ट कंपोजर भी थोड़ा चर्चा में रहा, जैसे कि वो जो है वो खेती को खराब कर देगा, वो कहीं से लाए गए हैं। तो ये हाँ, ये रिसर्च का विषय है कि आपके नेचुरल फार्मिंग में अगर हम बोलें तो जिस तरह की आजकल बात हो रही है, नेचुरल फार्मिंग जब सर्टिफिकेशन में आएगा तो बाहर की चीजें तो हम डाल नहीं पाएंगे। तो वेस्ट डिकम्पोजर हो गया या इस तरह की चीजें शायद अलाउड नहीं होंगी, क्योंकि हम खुद खेती में जो अपने खेत में ही जो तैयार है उसी को हम नेचुरल फार्मिंग के डाल पाएंगे। सदन में अनुभवी किसान उपस्थित हैं जिन्होंने जो उपयोग कर रहे हैं वर्मी बास और वर्मी कंपोस्ट और विभिन्न प्रकार के खाद बना करके। कोई ऐसे बर्मी हमारे वास कर रहे हो तो बताएं थोड़ा। हाँ हरियाणा से बब्बी यादव जी हैं, चक्रवर्ती जी हैं और अन्य साथी हैं। जी वो हमें निवेद जी जी आदरणीय जी प्रणाम पुण्यकाम सर। जी। जी मैं पुनकाम समस्तीपुर बिहार से। जी मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं विगत 4-5 वर्षों से वर्मिंग खाद और वर्मिंग वास का उत्पादन कर रहा हूँ, और उसके माध्यम से खेती कर रहा हूँ, और धीरे धीरे रासायनिक खाद को हटाकर अब लगभग पूर्णतया वर्मिंग खाद से ही मैं लगभग 2 एकड़ खेती कर पा रहा हूँ। तो मेरा सर पूछना था कि जैसे कि अभी हम चर्चा के माध्यम से आया कि लगातार सिर्फ वर्मिंग खाद से ही यदि खेती किया जाए तो उसमें हैवी मेटल की कमी हो सकती है। तो सर उसको पूरा करने के लिए हम लोग अलग से क्या कर सकते हैं? नहीं जी नहीं, हैवी मेटल की कमी ही नहीं हो सकती है। मेरा बोलने में मतलब ये है ना, जी जी हाँ, अगर आप रेगुलर और ग्रोथ कोई भी चीज मतलब ऐसी उपयोग कर रहे हैं जिससे ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, तो उसमें क्या कहते हैं वो प्रक्रिया, मतलब वो एनपीके ज्यादा मात्रा में पौधा ले रहा है बजाय और तत्वों के। इसका मतलब ये है कि एनपीके जो पौधे को बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, 3 तत्व जो मेजर है, अगर वो बहुत तेजी से पौधा ले रहा है, जैसे कि फर्टिलाइजर डाल के होता है,
तो तब ये जो गौण तत्व होते हैं, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, इनका जो मतलब पौधा इनको लेने में इसकी प्रक्रिया बाधित होती है, ऐसा साइंटिफिक रिसर्च के थ्रू आया है। तो जब जी प्रक्रिया फास्ट होती है तब ये लेकिन उसमें कमी होती है। और ऐसे जी जी ऐसे रिजल्ट भी निकले हैं कि वर्मी कंपोस्ट क्यों अलाउड नहीं है ना यूएसए में, जी 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 तो जैविक में, तो वो इसलिए है कि उन्होंने देखा कि जो उसका, मैंने कहा ना, अगर आप फ्रेश वर्मी कंपोस्ट जो 1:2, अब ये तो बड़ा टिपिकल विषय है कि 1:20 क्या हुआ, 1:30 क्या हुआ। हमारा जो आ, आ, जो अगर हम गेहूं का जो स्ट्रॉ, मतलब जो उसका भूसा होता है, उसका 1:40 है। मतलब उसको सड़ने में टाइम लगेगा बहुत, जी और उसको डिकम्पोज होने में जितना चाहिए, वुड है 1:60 है वुड का रेशियो, जो लकड़ी होती है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो होता है, ठीक है ना। तो वर्मी जी कंपोस्ट का 1:20 का होना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब है वर्मी कंपोस्ट को यूज करना चाहिए। जैसे ही बनाया आपने फ्रेश, तो आप तुरंत उसको 10-15 दिन और 1 महीने के अंदर यूज कर लें, तो फिर मुझे लगता है वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका रेशियो 1:20 होता है उस समय। जी जी। तो अगर सर आप जैसा उसको कि जी जी, जैसा कि सर उस हम लोग उपयोग कर रहे हैं 4-5 वर्षों से, तो बहुत ज्यादा पौधे में ग्रोथ तो हम लोग सर नहीं देख पाए हैं। और अम, आपके और जो हम लोग का बर्मिंग खाद बनाते हैं तो उसमें जैसे कि एक लेयर गोबर का देते हैं, फिर जो ही सूखा घास उपलब्ध है तो एक लेयर उसका देते हैं, और उसके बाद जो हरा चारा उपलब्ध है जो कि वेस्ट है तो उसको थोड़ा सा देते हैं। फिर ऐसे आ, करके सर उसका एक लेयर 2 लेयर में तैयार करते हैं, 3 लेयर में। और फिर आ, उसको कुछ दिन के बाद, 15-20 दिनों के बाद पानी लगातार कुछ कुछ पानी देने के बाद फिर 1 महीने के बाद उसमें केचुआ डालते हैं। हाँ तो हाँ, इस ये तरीके बढ़िया है, ये तो बहुत जी ही बढ़िया है। जी मैं जी बोलूंगा ये आपका मेथड बहुत बढ़िया है। जी जी मैंने कल भी कहा था कि हमें जो है केवल गोबर की खाद का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए प्योर ना, तो उसमें जो हमारे सूखी पत्तियां और इसका मात्रा होना बहुत जरूरी है। जी। तो उससे सर एक राउत फायदा और सर, क्या हाँ, तो मिलता है? बिल्कुल उससे जो क्वालिटी आपकी वर्मी कंपोस्ट की, मैं समझता हूँ अन्य जी वर्मी कंपोस्ट से बहुत अच्छी होगी। और और उसमें उसमें जो सीएन जी, रेशियो भी अच्छा रहेगा 1:20। और सर हमको लगता है कि उसमें केचुआ का मूवमेंट भी सिर्फ गोबर डालने से, और बीच बीच में यदि हम लोग घास, हरा घास, सूखा घास डाल देते हैं तो उसमें मूवमेंट भी केचुआ का ज्यादा होता है और जल्दी शायद उत्पादन करता है। जी सर। जी जी जी, रावत साहब बहुत। नमस्कार। जी रावत साहब नमस्कार। सुजीत नमस्कार चक्रवर्ती। जी। जी जी जी, नमस्कार। आपको भी ये नमस्कार। नमस्कार। कंपोस्टिंग के उसमें मैं थोड़ा सा, जो आपने अभी तक बताया बहुत अच्छा बताया, उसमें मैं थोड़ा सा और विस्तार में थोड़ा सा व्याख्या करने की कोशिश करता हूँ। जी सीएम जी रेशियो के बारे में वो जी समझना बहुत जरूरी है। जी सीएम रेशियो जो है वो कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। और अलग अलग वस्तुओं में जो जैविक पदार्थ होते हैं उसमें ये अलग अलग होता है। किसी में कार्बन ज्यादा होता है, किसी में कार्बन कम होता है। तो कार्बन को बेस मान के उसके अनुपात में नाइट्रोजन कितना है ये देखा जाता है। तो उसमें ये देखा गया कि जो हरी चीजें होती हैं उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होता है, और जो भूरी चीजें होती हैं या सूखी चीजें होती हैं उसमें नाइट्रोजन कम होता है। तो अगर नाइट्रोजन कम है तो अनुपात कार्बन का बढ़ गया। तो इसमें अभी जो आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 1:5 होता है तो नाइट्रोजन ज्यादा हो जाता है, एक्चुअली थोड़ा उल्टा है। नाइट्रोजन अगर 1:5 है तो नाइट्रोजन कम है, कार्बन ज्यादा है। मतलब नहीं वन इज नहीं टू फाइव नहीं, का। इसमें इसमें ऐसा है ना कि 1:5 मतलब कि 1:5, 40 में 1। ये अगर है तो हाँ हाँ, 1:5 में मतलब 5 कार्बन के पीछे 1 नाइट्रोजन। नहीं, उल्टा हो गया। CN नहीं नहीं 1:5, तो C जो है वो 1 है। C के कंपैरिजन में नाइट्रोजन को देखा जाता है। नहीं नहीं नहीं, 1C है, 1:5 मतलब 1 N है और C 5 है।
उल्टा है एक्चुअली। हाँ एनीवे, तो जो कंपोस्टिंग के लिए, चाहे वो जैविक कंपोस्ट हो या वर्मी कंपोस्ट या कोई भी चीज हो, उसमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि जो भी हम उसमें डाल रहे हैं वो जो जो भी पदार्थ डाल रहे हैं उनका अनुपात हरा और भूरे का, मतलब नाइट्रोजन सोर्स और कार्बन सोर्स का अनुपात जो है वो 2/3 1/3 होना चाहिए। 2/3 नाइट्रोजन का सोर्स का और 1/3 कार्बन के सोर्स का होना चाहिए। ऐसी चीजें, मतलब जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लेयर में डालते हैं तो लेयर में क्वांटिटी का अनुपात इस तरीके से हो कि 2/3 हरी चीजें हो और 1/3 वो हो, तो उससे जो आपका जो एवरेज निकल के आता है वो 1:24 का आता है एक कैलकुलेशन के हिसाब से। और जब वो कंपोस्ट बन जाता है तो वो 1:8 का बनता है। और उस रेशियो में जब वो जमीन में अवेलेबल रहता है कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो, तो वो आइडियल होता है। जी जी, बिल्कुल ठीक करें आप। 1:10 हम नॉर्मली बात करते हैं, 1:8 भी आपका। तो ये क्या होता है कि ये कोई भी चीज जब डिकम्पोज होती है ना, और जब उसका CN रेशियो 1:10 आता है, तब पौधा उसको लेता है। वो नाइट्रोजन जो है, अगर हाँ, तब नाइट्रोजन पौधा, पदार्थ है तो उसमें पानी है, क्वांटिटी के हिसाब से पानी है, वो पानी है, वो वाष्पीकरण हो जाता है। और कुछ नाइट्रोजन जो है वो रिएक्ट होके गैस के फॉर्म में भी निकल जाता है। तो वो जो भी रेशियो रहेगा वो उसका 1/3 हो जाता है। 1:30 अगर आपने लिया तो 1:10 आएगा। वन इज टू हाँ ट्वेंटी फोर आएगा, लिया पर तो क्या, हाँ मेथोडोलॉजी यही है, 1:10 में ही जो है अवेलेबल होता है पौधे के लिए। 1:10 से 1/3 कम लिया। जब होता है, तो जब हम कोई भी गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट 1:20 का अगर डाल रहे हैं सपोज, वो उसमें, तो वो जब खेत में जाता है तो वो एकदम पौधे को तुरंत, वहां मिनरलाइजेशन नहीं हो रखा नाइट्रोजन का, वो धीरे हाँ, धीरे वहां पौधे से को उपलब्ध होता है, धीरे धीरे वो उसका रेशियो घट रहा है, और वो पौधे को धीरे धीरे मिलता है। तो यही उसके पीछे था तर्क कि भाई बिल्कुल आप नाइट्रोजन ही खेत को दे रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट को वन इज उसके टू पीछे का टेन वाला कारण क्या एकदम होता है? डाल रहे हैं। उसके पीछे का कारण ये होता है कि जैसे एनपीके वाले जो कंपाउंड है उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक वो जो होता है, वजन जो होता है वो कम होता है। और बाकी जो कंपाउंड, बाकी जो मिनरल्स होते हैं उनका जो कंपाउंड, क्योंकि वो तो कंपाउंड फॉर्म में लेता है पौधा, तो उनका आणविक वजन जो है वो ज्यादा होता है। तो जो जिसका वजन ज्यादा होगा वो धीरे धीरे ऊपर जाता है पौधे से, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल जड़ों ठीक से है। लिए जी जी पौधे की ग्रोथ होती है बिल्कुल ऊपर जहां से बढ़त हो रही है, तो वहां तक जी पहुंचने में समय लगता है। लेकिन ये जो है नाइट्रोजन हल्का होता है, सबसे पहले चला जाता है तो उसको मिल जाता है और बढ़त होती रहती है। तो इसके वजह से दिखता है कि पौधे में बाकी मिनरल्स की डेफिशिएंसी दिखती है। जी और जी ये अगर है तो पौधा स्वस्थ नहीं है, पौधा जी स्वस्थ जी नहीं है। इसलिए इसको इस जी तरीके से रेशियो होना चाहिए कि जो एक सामंजस्य रहना चाहिए और वो एक साथ उसको मिलता रहे। जी तो जी, ये ये मतलब धीरे धीरे मिलता रहे, थोड़ा सा धीरे धीरे। कॉम्प्लेक्स से कठिन है, लेकिन हम इसको आसानी से इस तरीके से समझे कि जो जो पदार्थ हम दे रहे हैं, जो मिनरल दे रहे हैं या जो भी तत्व दे रहे हैं, वो तत्व रूप में तो जा नहीं रहा है, वो तो एक यौगिक रूप में जा रहा है। वो जी यौगिक अणु जो है उसका वजन अगर ज्यादा है तो वो धीमे धीमे ऊपर जाएगा। अगर उसका हल्का है आणविक वजन तो वो जल्दी ऊपर जाएगा। जो जल्दी ऊपर जाएगा वो पौधे को जल्दी उसको इस्तेमाल करने के लिए मिल रहा है और उसकी बढ़त हो जाती है। इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं कि जब पौधे में जो पत्ते, जो नए पत्ते आ रहे हैं, उनके रंग से इसको आप समझ सकते हैं। अगर साधारण से सामान्य से गहरा हरा रंग है तो आप समझिए कि नाइट्रोजन ज्यादा मिल रहा है। जी ये जी एक जी, वो तो इंडिकेटर। है। हाँ हाँ, आप सही कह रहे हैं। और आप, अगर गहरा हरा है तो उसमें रस चूसक कीट वगैरह भी आपको ज्यादा प्रकोप दिखाई हाँ, दे। जितना उसमें जल्दी, जितना उसमें नाइट्रोजन ज्यादा होगा तो रस चूसक की कीट ज्यादा लगते हाँ, हैं। प्रकृति जी में ये सब एक साथ प्रक्रिया होती है, तो इसको अलग अलग देखने के बजाय सामूहिक रूप से देखना जरूरी है। और अनुभव के हिसाब से किसान भाई इसको आराम से समझ के और उस हिसाब से अपनी अपने कार्य प्रणाली को कंपोस्टिंग जो कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें
रेशियो जो है शुरू में जो आप कंपोस्ट जब बना रहे, किसी भी तरीके का कंपोस्ट बनाए, उसमें वो रेशियो मेंटेन करना इसलिए जरूरी है। जब अनुभव की बात आती है आदरणीय चक्रवर्ती जी, आदरणीय रावत जी, तो हमारे विक्की यादव जी हरियाणा से उपस्थित हैं सदन में। मैं चाहूंगा कि आप अपना सुझाव रखें। आदरणीय विक्की यादव जी। सर जी, सभी को नमस्कार। हेलो। नमस्कार सर, नमस्कार, स्वागत है सर। नमस्कार सबको, सर नमस्कार। जी, आज बहुत अच्छी जानकारी शेयर की गई है और उसका बिल्कुल एक एक चीज का अर्थ निकाल के उसको प्रैक्टिकली तौर पे बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। तो ये किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती है, क्योंकि जब एक एक जानकारी क्लियर करके दी जाती है तो किसान उसका फायदा उठा पाता है पूरा। लेकिन कोई भी शब्द हो, उसके दो अर्थ होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये उस शब्द पे डिपेंड करता है कि उसमें नेगेटिव ज्यादा है या पॉजिटिव ज्यादा है। तो अभी कुछ एक चीजें आई हमारे सामने, जैसे कि अभी एक क्वेश्चन आया था, भाई वो केंचुआ जो है केले के खेत में नुकसान कर रहा है। तो वो बिल्कुल उस जो तथ्य है वो सच है, लेकिन वो सच कितना % है ये चीज हमें प्रैक्टिकली तौर पे जब करते हैं तब पता चलता है। कोई भी चीज का संतुलन जब बिगड़ता है ना, तो वो नुकसान भी कर सकता है, वो फायदे वाली चीज नुकसान भी कर जाती है। ऐसे ही हर चीज का संतुलन बना के रखना जरूरी है। खेत में अगर आपके केंचुए ज्यादा हो जाते हैं, तो जब आप कोई क्रॉप लगाते हैं और जब वो नर्सरी रूप में तैयार होते हैं, जर्मिनेट होती है, उस टाइम वो वाकई में केंचुआ नुकसान करता है, क्योंकि वो अनलिमिटेड मात्रा में जब ऊपर नीचे होता है तो उसमें छेद करके आता है, तो उसकी जब उसको पता नहीं होता, वो उस जड़ को उखाड़ देता है। तो इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन वो कुछ 1% होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि नुकसान हो जाता है, वो नर्सरी में खासकर नुकसान होता है। इस चीज का हमने प्रैक्टिकली देखा है। जहाँ केंचुए की मात्रा बढ़ गई और आपने वहाँ कोई नर्सरी डाल रखी है, तो वो छोटी नर्सरी को उखाड़ देता है, तो वो सूखने लग जाती है, तो इसके नुकसान भी होते हैं। तो हर चीज का संतुलन जरूरी है। दूसरी चीज, वर्मी वाश पे मैं बोलना चाहूंगा। हमारी नेचुरल फार्मिंग में बहुत सी चीजें ऐसी निकल के आई हैं जो हमें रिजेक्टेड करनी पड़ रही हैं। तो इस वर्मी वाश को भी हम रिजेक्टेड करना पड़ेगा, क्योंकि जीव हत्या वर्मी वाश में ऑर्गेनिक खेती में अलाउड नहीं है। वर्मी वाश में वो एक जो मीट होता है ना, हलाल मीट, एक किस्म का वर्मी वाश ऐसे ही होता है। उसको पहले खिलाओ, फिर भूखा रखो, फिर उसकी डेथ करो। तो ये मतलब किसान का फायदा तो वर्मी वाश बहुत कर रहा है, लेकिन उसके साथ ही मतलब जीव हत्या भी हो रही है। तो इन चीजों को मैं रिजेक्टेड में लेना चाहूंगा। ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि हमारे को किसी भी जीव की हत्या करना अलाउड नहीं है। प्रकृति में संतुलन है, उसको खाने के लिए कुछ चीजें दी हैं, तो उसको मारने के लिए भी दी हैं। उन चीजों पे हम डिपेंड रहे तो वो अच्छा है। हमें किसान ने जीव हत्या करना अलाउड नहीं है। विकी जी नमस्कार। अभी जो आपने बताया कि नुकसान होता है केंचुए से, उसका कारण आपने बिल्कुल सही बताया कि जब बहुत ज्यादा जनसंख्या उनकी जो मिट्टी में हो जाती है तो नुकसान होता है। और ये देखा गया है कि ज्यादातर ये नुकसान बरसात के मौसम में होता है, क्योंकि अगर संख्या ज्यादा है तो मिट्टी के अंदर एयरेशन, मतलब जो ये पोरोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। और बरसात में जब बहुत ज्यादा पानी जाता है तो पौधे जब छोटे रहते हैं तो उनको एयरेशन नहीं होता है और जड़ें गलने शुरू हो जाती है। जब जड़ें गलती है तो ऊपर से उनको वो सूखना शुरू होता है, मतलब। और यही चीज केले में भी हो सकता है, क्योंकि केले को पानी चाहिए होता है, लेकिन बहुत ज्यादा पानी डालने से भी केले को नुकसान होता है। केचुआ नुकसान नहीं करता, लेकिन केचुए का अति अति किसी का भी नुकसानदायक होता है। तो हम ऐसा समझे कि ये अति है अगर हो गई है, तो इसलिए कंटिन्यूअस अगर आप वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट के साथ उनके अंडे भी जाते हैं और उनकी उसके वजह से उसकी मात्रा भी बढ़ती है। तो उससे जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए केवल वर्मी कंपोस्ट खेत में डालने के बजाय जो दूसरा जो कंपोस्ट होता है, जो जैविक खाद होती है, वो भी डालना जरूरी है। 1:3 या 1:5 के रेशियो में अगर आप जैविक खाद और वर्मी कंपोस्ट, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक स्पेसिफिक टाइप का कंपोस्ट है, केवल उसको अगर डालेंगे तो नुकसान हो सकता है। तो इसका जो रेशियो है वो 1:3, मतलब अगर 3 क्विंटल आप डाल रहे हैं तो उसमें 1 क्विंटल आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, मिला के डालने की जरूरत नहीं, अलग अलग जब आप डालते हैं। और 2 क्विंटल आप दूसरा जो कंपोस्ट होता है, जो गोबर की खाद से बनाते हैं, बाकी चीजों से बनाते हैं, तो इनकी जनसंख्या बढ़ेगी नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि मिट्टी के अंदर
जो जनसंख्या है वो बढ़नी जरूरी है, ना कि हम बाहर से केचुए बहुत ज्यादा डालें। अगर एक भी केचुआ है तो उससे मल्टीप्लिकेशन होते होते मिट्टी के अंदर उनकी पूरी व्यवस्था, वो पूरा इकोसिस्टम बन जाता है। जब बाहर से डालते हैं तो वो उनको भोजन ज्यादा चाहिए, ज्यादा है तो ज्यादा भोजन चाहिए। मिट्टी के अंदर जब बढ़ेगा तो जितना भोजन है उस हिसाब से उनकी जनसंख्या बढ़ेगी और वो कंट्रोल में रहेगा, जनसंख्या विस्फोट नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय अपनी सीमा पार कर रहा है और मुझे लगता है शायद अभी भी वर्मी कंपोस्ट और वर्मी बास, केचुआ खाद, इस प्रकार की अभी जो बनाने की प्रक्रिया, प्रयोग करने की विधि, सावधानी और पॉजिटिव और नेगेटिव विचारधारा जो चल रही है, इस पर शायद अभी हम लगता है कि अनकम्प्लीट विषय है और भी हमें अभी किसानों को समझने की जरूरत है। चूंकि सभी का मत नहीं ले पाए हम, सदन में जो उपस्थित हमारे वैज्ञानिक हैं और किसान भाई उपस्थित हैं, उनका समय के अभाव के कारण हम उनके सुझाव नहीं ले पाए। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये कल भी ये विषय अगर रहे, क्योंकि एक एक विषय अगर हम कंप्लीट करते जाते हैं तो हम किसान भाई वो अपनाने लगेंगे और ये सही भी रहेगा। अगर सदन की सहमति हो तो इस विषय को कल भी जारी रखें। जी बिल्कुल, विषय पूरा होना चाहिए जी। जी आ रहे डॉक्टर साहब। हेलो, हाँ, धन्यवाद मुनिलाल जी। यह विषय कल जारी रखे और 2-4 बिंदु जो है वो 2-4 बिंदु पे विशेष रूप से वैज्ञानिक और अनुभवी किसान जो है वो अपने अनुभव रखे। एक तो बिंदु जो कहा गया है कि इसके मतलब वर्मी कंपोस्ट के रेगुलर उपयोग से हेवी मेटल्स की संख्या कम होती है। तो यह जो विषय है यह अनुसंधान का विषय है, क्योंकि उसमें मोनोक्रॉपिंग जो है, एक ही क्रॉप हर बार बार वहां पे लगाओ तो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन हम तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात कर रहे हैं, नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉप रोटेशन आता है। हर फसल के बाद में दूसरी फसल आती है, तीसरी फसल आती है। तो क्रॉप रोटेशन करने के बाद में भी यह होता है कि नहीं होता है, इसके बारे में एक परिणाम है, नंबर 1। दूसरी, वर्मीवाश बनाने की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी रावत जी ने बताई, लेकिन उसके बावजूद किसानों के जो अनुभव है कि एक घड़ा लेके या जैसा उन्होंने ड्राम बोला वैसा ड्राम बना के उसमें गोबर और कचरा इसके लेयर्स बना के उसमें डाल देवे और ऊपर में सिर्फ नमी बनाया, ऐसा सवेरे और शाम को सिर्फ छिड़काव जो पानी का, कंटिन्यूस उसमें पानी देना ही नहीं है, तो उससे जो कॉन्सेंट्रेटेड वर्मी वायु बनता है वो बहुत अच्छा है, उसके इफेक्ट्स होते हैं। यह दूसरा बिंदु। और तीसरा बिंदु जो है कि कम लागत में जो ये वर्मी कंपोस्ट बनाना है उसके भी कई तरीके हैं। अब आज समय नहीं है, नहीं तो कम लागत में वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाए जाते हैं मैंने उसकी फैक्ट्री देखी है, किसान की फैक्ट्री, बड़े आदमी की नहीं, और किस तरह से बना सकते हैं उसके भी अपन प्रकाश डाल सकते हैं। और चौथा बिंदु कि अगर समझो कि हेवी मेटल्स कमी होते ही है तो उसकी अल्टरनेटिव व्यवस्था नेचुरल में क्या है, नहीं तो फिर ये षड्यंत्र फिर बड़े कंपनियों का, क्या केमिकल वालों का होता है कि नेचुरली जो किसान आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पे जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी खामियां ढूंढो और उसको हमारे केमिकल की तरफ मुड़ो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो हेवी मेटल्स की अगर कमी होती भी है तो नेचुरल तरीके से वो हेवी मेटल्स की कमी कैसे दूर की जाती है, इसके बारे में अगर कुछ प्रयोग हुए, अनुसंधान हुए तो ये बिंदु भी रखे जाए ताकि किसान स्वावलंबी की तरफ जाए। इन सभी बिंदुओं पे अगर जिसको संभव है हम भी अपनी बात रखेंगे और बाकी भी लोग अपनी बात रखे। इसके शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को आगे रखूंगा। सर जी, मेरी एक रिक्वेस्ट और है, योगा हार जो ग्रुप है उसको ओनली एडमिन कर दिया गया है, कृपया उसको ओपन रखें। किसी किसान को कोई समस्या हो तो वो अपनी समस्या डाल पाए और उसका सोल्यूशन ले पाए। जी विक्की जी, इसलिए रख दिया था कि अन्य लिंक डाल रहे हैं लोग, अपने अपने जो और कई कार्यक्रम चलाते ना उनकी डाल देते और लोग उसको क्लिक करके उससे जुड़ जाते। मैंने कई बार उनसे निवेदन किया कि आप लोग जो है अन्य लिंक न डालें, जो एक कार्यक्रम का समय है उस समय में कोई भी लिंक न डालें, क्योंकि लोग कई जुड़ जाते, वहाँ चले जाते, फिर बोले वहाँ से वापस आते हैं, इसलिए। और बाकी मैं उसको आज चालू कर देता हूँ, अपनी अपनी बात रखें और समस्या डालें। दूसरी सर जी, मैंने पहले भी एक सुझाव दिया था कि मैं देख रहा हूँ कई दिन से मैं जुड़ पाता हूँ इसमें, तो मतलब इसमें हमारी सदस्यों की संख्या मैक्सिमम 15 या 20 के आसपास रहती है। इसका बेनिफिट हमें पूरा जब मिलेगा कि हम इसको टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करें
किसान के हिसाब से अगर इसको हम सूटेबल कर पाए और ज्यादा से ज्यादा किसान को हम इसमें जोड़ पाए तो हमारे प्रयास जो है वो सार्थक हो पाएगा। नहीं तो ये जो जागरूक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वही जुड़ते रहेंगे और वही नॉलेज वो आपस में ही शेयर कर पाएंगे, हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे इसको। जी जी, आपका प्रस्ताव सदन में प्रस्ताव रखा है आदरणीय विक्की यादव जी ने। सदन से चाहेंगे कि अपना सुझाव और उसमें मार्गदर्शन देने का कष्ट करें जो आदरणीय विक्की यादव जी ने प्रस्ताव रखा है। आपका प्रस्ताव रिपीट कर दें आज आप फिर से। हाँ, ये जो है ये पहले भी ये प्रस्ताव रखा था, किसान की तरफ से ही आया था, क्योंकि उनका ये टाइम जो है मैच नहीं करता है। जो तो इस पे विचार किया जा सकता है, नहीं तो कुछ सेशन शाम को आप शुरू करें तो पता चल जाएगा पॉपुलेशन से कितने किसान जुड़ते हैं। तो ये हो सकता है, मुझे लगता है ये बात तो सही है, क्योंकि ये किसान के काम करने का टाइम है। अरे मैं बैठा हूँ अभी, मैं पूरा काम छोड़ के बैठा हूँ। सही बात बिल्कुल यथार्थ है कि ये समय बिल्कुल किसान का है और मजबूरी ये है कि अगर मैं संचालन नहीं कर रहा होता तो मैं अपना काम कर रहा होता। ये बात सत्य है जो विक्की यादव जी ने कहा है, आदरणीय रावत जी ने कहा है। सदन से भी मैं चाहूंगा कि ये सुझाव अगर आपका समर्थन हो तो ये बात हम आदरणीय सीजीएम सर के पास, पवन जी के पास रखें। वे जी और अन्य लोग उपस्थित हैं, अपने सुझाव रखने का कष्ट करें, बताएं। पवन जी, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चर्चा सत्र है उसको अलग समय में सदन में सभी के सुझाव के आधार पर ऐसे समय में रखें कि समय भी ज्यादा मिले और सभी लोग जुड़ सकें। और जो डेली का जो चर्चा सत्र है जिसमें कोई विशेषज्ञ आते हैं और अपनी बात रखते हैं, उसका रिकॉर्डिंग भी उसी दिन सर्कुलेट होना चाहिए। तो जो नहीं अटेंड कर सकते हैं वो कम से कम बाद में उसको सुन सकते हैं किसी भी समय में, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चर्चा में ज्यादा समय लगता है और चर्चा में सभी लोगों को अपना अपना मत या अपना प्रश्न या अपना अनुभव रखना जरूरी होता है। उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि ये बहुत जी धन्यवाद चक्रवर्ती जी, आपने अपनी बात रखी, आपने अपना सुझाव रखा है कि उसी दिन जो हमारी रिकॉर्डिंग होती है उसको जारी कर देना चाहिए। और विक्की यादव जी ने रखा है कि ये विक्की यादव जी का ये कहना है कि शाम को 7-8 बजे जब किसान अपनी खेती से घर वापस आ जाता है उस समय ये आहार का कार्यक्रम उस समय रखा जाए, योग का कार्यक्रम सुबह रखा जाए। तो 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम, ऐसा ये उनका प्रस्ताव है। आदरणीय चक्रवर्ती जी ने, आदरणीय रावत जी ने उसका समर्थन किया है। मैं और चाहूंगा आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी और सहित जो हमारे आदरणीय भुवनेश्वर राय जी हैं, कुल्ली बुनियाल जी हैं, आदरणीय डीडी शर्मा जी हैं, टोलीचंद जी हैं और पुण्यकाम जी हैं, राजू इंगले जी हैं, रविचंद्र मेहरा जी हैं और रामकृष्ण रघुवंशी जी हैं, रंजना बहन जी हैं, सागर रावले हैं, सभी लोग हैं जो उपस्थित हैं। इस बार 1-1 मिनट मतलब सिर्फ 1 मिनट नहीं 1 सेकंड में आप अपनी सहमति और असहमति व्यक्त करें। मुन्नीलाल जी, शाम को 7 से 8 का समय जो है किसानों के लिए और हम सबके लिए अच्छा रहेगा, मतलब चर्चा के लिए। और योगा जो है वो मॉर्निंग में। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी हम लोग पूर्णतः सहमत हैं यादव जी के प्रस्ताव से। जी शर्मा जी, धन्यवाद पुनकाम जी। ये जो सुझाव आ रहे हैं ये सभी के अपने अनुभव के मुताबिक सभी कह रहे हैं जी। और मेरा भी ये सुझाव रहेगा कि किसान इसमें ज्यादा भाग ले तभी फायदा होगा। बाकी ये जो परिचर्चा चल रही है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और एक्सचेंज ऑफ नॉलेज ये बहुत ज्यादा इसमें सभी को फायदा हो रहा है। और मेरा यही सुझाव है कि इसमें लगभग 50-60 के लगभग इसमें एंट्री हो जाए, जो भी परिचर्चा और चर्चाएं हैं, और उनको भी ज्यादा समय मिले। और उसमें समय रखा जा सकता है कि परिचर्चा के लिए आप 15 मिनट दो या आप 20 मिनट पर विशेषज्ञ अपना वक्तव्य रखें और वक्तव्य के दौरान जो है कोई भी उसमें इंटरफियर ना करे, जिससे कि वो एक जो बोलने वाले विशेषज्ञ है उनका रिदम खराब ना हो। यही मेरा सुझाव है।
महत्वपूर्ण सुझाव आदरणीय शर्मा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया है, क्योंकि वक्ता को चाहिए कि वो 15 मिनट 20 मिनट अपनी बात रखे, इसके बाद जो है किसान अपनी उसमें बात रखें, प्रश्न करें। अगर वक्ता ने अगर 1 घंटे का मार्गदर्शन रख दिया फिर समय नहीं रहता है, और जब बात आदान प्रदान नहीं होती है तो उसका कोई रिजल्ट कब निकलता है। जी रघुवंशी जी। ठीक है सर, धन्यवाद। सर इस चर्चा में सभी को, सदन को प्रणाम कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं लेट जुड़ा था, तो जैसे कि आज वर्मी वॉश पे बात हुई, तो मुझे डॉक्टर यादव हैं जो केचुआ की 400 से ज्यादा वेराइटियों पे सागर यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, उनके साथ कार्य करने का अवसर प्रदान मिला मुझे। और उसमें जैसे कि एंडोजैइक और एपिजैइक 2 प्रजाति होती है। एक तो सर जो मैं निवेदन करना चाहूंगा रघुवंशी जी, प्लीज सर, मैं निवेदन ये आपसे करना चाहता हूँ। 8:15 हो गए, ये आपकी बात कल रखी जाएगी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात है आपकी, जो आप बात रखना चाहते हैं सागर की। मैं चाहूंगा कि सभी लोग उसको सुने, वही इसीलिए आज का सेशन कल को बढ़ा रहा हूँ। आज सिर्फ समय परिवर्तन के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कल जो एक समय है कि सुबह क्लास लगेगी और शाम को किसानों से एक गोष्ठी होगी, आहार की चर्चा होगी। तो ऐसा निवेदन इसलिए आपका सुझाव चाहते हो। कल आपकी बात जो आपने सागर में विजिट किया है, डॉक्टर यादव जी का आपने बताया था, केंचुआ का बहुत बड़ा वो काम कर रहे हैं, वो आपका अनुभव कल डॉक्टर किशोर दुबे जी का और आपका कल अनुभव सुनेंगे। मैं ये इस बात से सहमत है आपकी शाम को ये बात रखी जाए। रघुवंशी जी। जी सर, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। और जी उस समय को थोड़ा सा अगर अपन डिले भी कर ले, 8 से 9 भी कर ले, तब भी ठीक रहेगा, क्योंकि क्या शाम को सारे कार्यक्रम किसान करके अगले दिन की प्लानिंग ये वो करके वो 8 बजे फ्री हो जाता है। 8 7:30 से 8 8:30 कर ले, ठीक रहेगा। हाँ ठीक रहेगा ना, ये भी चलेगा, क्योंकि या फिर 9 बजे ज्यादा देर हो जाती है, किसान फिर सो जाता है आराम से। जी जी जी। या अगर कोई रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं ना, अपने जो 7 या 7:30 से 1 घंटा, वो ठीक रहेगा जी। 9 बजे बहुत लेट हो जाएगा। हाँ जी, जी। और रिकॉर्डिंग देंगे ही, तो अगर जितना भी मिस होगा वो रिकॉर्डिंग से हो जाएगा। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। और किसी और ये लगभग हमें लग रहा है कि सभी सदन में उपस्थित सभी भाइयों का समर्थन ही मानूंगा। आदरणीय भुवनेश्वर जी। कहाँ पे बेटा, कहाँ पे? जी जी आदरणीय मुनीलाल जी, निश्चित रूप से इस को देखा जा सकता है, इस कार्यक्रम को भी करके। हमारा किसी तरह से प्रयास यही होना चाहिए कि वास्तव में जितनी भी बातें हो रही हैं किसानों के बीच जाए, तो ज्यादा से ज्यादा किसान कैसे जुड़े इसके बारे में हम लोग का प्रयास होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो टाइम है, आप लोग जानते ही हैं, सुबह का टाइम किसान अपने खेतों में काम करता है, और मैं देखता हूँ जैसे भगवान दास जी कुशवाहा जी वगैरह कुछ लोग ऐसे हैं जो खेत में भी काम करते हैं और सुनते रहते हैं। तो जो इस तरह से लोग हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन ठीक है, इस शाम को वाला जो प्रोग्राम है वो अच्छा है, और इस पर ही ध्यान दिया जाए, ज्यादा अच्छा। धन्यवाद सर। और आज की इस व्यवहार कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हैं। आभार ज्ञापित करने के लिए मैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी जबलपुर से उपस्थित हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप आभार ज्ञापित कर इस कार्यक्रम को समापन करें। कल इस पर हम चर्चा करते हैं अभी कि क्या कल तो रहेगा सुबह ही, फिर इसके बाद अपन देखते हैं कब क्या होता है। भगवान दास जी तक आवाज पहुंच रही है, आप आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी आदरणीय जी, ओम वंदन। और आज का जो प्रस्ताव है वो आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी शायद कुछ सुझाव दे रहे थे। जी जी मैं ये कहना चाह रहा था, सॉरी भगवान दास जी, मैं माफी चाहता हूँ, आपके पहले बोलने लग गया। मैं ये कहना चाह रहा था कि जब हम इसको टाइम शिफ्ट करें, टाइम ठीक है, सही लग रहा है कि 7 बजे, या अगर ज्यादा से ज्यादा देर हो तो 7:30 बजे, लेकिन उसको कुछ दिन तक आप इसी चर्चा को बनाए रखें और इसमें बताएं हर बार, और इसको सर्कुलेट करें, और उसके बाद फिर टाइम चेंज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि सडन चेंज करेंगे तो फिर उसमें जो है बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं लगेगा। तो मेरा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका ये कि हम 8 दिन बाद शुरू करें, वो 8 दिन तक इसकी चर्चा लगातार करते रहें। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, धन्यवाद जी। कुशवाहा जी। जी आदरणीय सभी को मेरा ओम वंदन, अभिनंदन। आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत अच्छा
है कि कम से कम 1 हफ्ते तक हम लोग लगे रहें, तो उसमें पक्के हो जाएंगे कि हमको सात शाम को ही जुड़ना है, 8 बजे के आसपास हो समय, तो मेरा ऐसा मानना है अच्छा रहेगा। किसान 7 बजे तो घर ही आ पाता है और फिर वो अब उसकी पूरे दिन का थका हारा होता है, तो 8 बजे तक वो भोजन वगैरह से फुर्सत होके फिर फुर्सत हो जाता है 8 बजे, तो 8 बजे का समय अच्छा है। और आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, और आज जो बर्मी कंपोस्ट पे बताया गया बहुत अच्छा रहा। और आज जो हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं आदरणीय यादव जी, राजश्री कुशवाहा, अजीत कुमार सिन्हा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह भगवंत जी, डॉक्टर दुबे जी, पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय डॉक्टर रघुवीर रावत जी, जो लगातार 2 दिन से हमको बर्मी कंपोस्ट बता रहे और कल भी बताएंगे, राजेश चंद मेहरा जी, रामकृष्ण रघुवंशी जी, रंजना बहन जी, और सविता, सुनील यादव जी, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी, और योगाहार AR जी, और जो भी हमारे साथ में लेफ्ट हो गए, सभी का आभार, वंदन, अभिनंदन, और ऐसे ही जुड़ते रहें और अपना काम आगे बढ़ाते रहें। सभी धन्यवाद भगवान दास कुशवाहा जी, राजू एंगले जी और भगवान दास कुशवाहा जी का भी आभार ज्ञापित करते हैं। जो 2 नाम छूट गए थे, इनका सबका आभार। और इसी कार्यक्रम में कल हमने एक वेबिनार अटेंड की थी, उसमें भी 30-40 ही लोग थे। कई महत्वपूर्ण वेबिनार हमने अटेंड किए हैं और मीटिंग अटेंड की हैं। अब 30-40 लोग ही रहते हैं जो अपने परमानेंट 440 दिन से लगातार 40 तक लोग जुड़ जाते हैं, 30-35-40, 30-35-40। तो ये उपलब्धि बहुत बड़ी है। और 1 हफ्ते लगातार इसका प्रचार प्रसार करेंगे, आज समय क्लियर करके, और ये कार्यक्रम चलता रहे। अपन लोग भी, जैसा विक्की यादव जी ने कहा है, हम आप लोग भी अलग अलग किसानों को जोड़ेंगे, उनको लिंक भेजें, लिंक उसको कॉपी करके और दूसरे ग्रुप में डालें और उनसे व्यक्तिगत फोन करके जोड़े, तो निश्चित है कि संख्या बढ़ेगी और हमारे किसानों को लाभ मिलेगा। ये धन्यवाद। ओम जी, आज है कि सरकार की तरफ से दोपहर में 2:30 बजे पंचकुला से कृषि विभाग से प्राकृतिक खेती पे की ऑनलाइन मीटिंग चलेगी। और मैं, आप अगर योगा हर को आप ओपन कर दोगे तो योगा हर में उसका लिंक डाल दूंगा, नहीं तो मैं पर्सनली एडमिन को भेज दूंगा, वो आप उसमें डाल देना। उससे प्राकृतिक खेती से पूरे ऑल इंडिया बेस पे किसान और साइंटिस्ट जुड़ते हैं, तो उसमें हम और जुड़ेंगे, ज्यादा जुड़ेंगे तो हमारा उसका ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। कब आज 2:30 बजे हर सप्ताह, ये 2 दिन से, अब पिछले सप्ताह से शुरू हुई है। सरकार पंचकुला कृषि विभाग इसको स्पॉन्सर कर रहा है, तो ये 2:30 बजे शुरू होगी दोपहर में। आप और वो सिर्फ ओनली उसमें सुझाव और समस्याएं ही मांगी जाती हैं किसानों से, साइंटिस्टों से, क्या समस्या सुझाव है, ताकि वो सरकार उसमें सुधार कर सके। तो उसमें मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उसमें जुड़ेंगे तो और बेनिफिट मिलेगा हमें। ठीक है, ओके जी। ओम चुनीलाल जी नमस्कार। ये लिंक में भी थोड़ा डाल दिया करें, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं चलता कौन सा सेमिनार चल रहा है और कौन सा वेबिनार चल रहा है, प्लीज। हाँ, इसी ग्रुप में जो जुड़े हैं अजीत भैया आप? मैं इस ग्रुप में जो अभी योगाहार का जो मैं ज्वाइन करता हूँ, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूँ। अरे इसमें ग्रुप में नहीं हो आप? नहीं जी। अरे तो आपका नंबर, थोड़ा सा नंबर, हमारे रंजना जी के पास नंबर है आपका? पता नहीं। मुकेश जी, चलिए आप हमें नंबर दे दीजिए, तो मैं आपको जी। हाँ, ओम, विक्की भैया जी आपका नंबर है ना मेरे पास? नहीं, विक्की भैया नहीं, अजीत जी का। नहीं, अजीत जी सर का नहीं है। अजीत सिन्हा जी, उनको मैंने नहीं ज्वाइन किया था। लिख लीजिए आप नंबर बोल रहे हैं, और आज उनको इस ग्रुप में जोड़ दीजिए। 1 मिनट होल्ड कीजिए। मैं दे दूंगा, आप बता दीजिए। हाँ बोल दीजिए। 97300 97 300
800। अरे 300। अच्छा 300। हाँ 300। फिर 30 9730030755। 9730। देखो 9730 ठीक है। लिख लिया। हाँ इनको जोड़ देना, ठीक है। इसी ग्रुप में मिल जाएगी अजीत जी आपको लिंक वगैरह, जो आज पंचकूला की आदरणीय विक्की यादव जी ने बताई है, वो लिंक मिल जाएगी। और इसकी लिंक और यही लिंक आप जो है सबको शेयर करने का कष्ट करें। धन्यवाद। धन्यवाद। जी सर। ओम। ओम। सभी को सादर प्रणाम।